वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम हमारा फर्स्ट चैप्टर हनी ड्यू का पढ़ रहे थे, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। हम राइटर के थ्रू स्टोरी पढ़ रहे थे कि राइटर को एक ओक टेबल मिली थी और उसने वो काफ़ी टूट फूट सी गई थी। फिर भी उसने उसको कम पैसों में ख़रीद कर ये सोचा कि मैं इसको घर जाकर सही कर दूंगा, इस पर थोड़ा सा काम कर दूंगा तो ये वापस से नई जैसी हो जाएगी। जब वो उसको अपने वर्क रूम में ले जाता है और उस पर काम करना स्टार्ट करता है तो उसके ड्रॉर्स जो है वो खींच के बाहर निकालता है। उसमें एक ड्रॉर के अंदर एक सीक्रेट ड्रॉर मिलता है जिसमें एक टिन बॉक्स था और इस टिन बॉक्स में एक लेटर मिला था जो जिम ने मिसेस जिम मैहप्सन के लिए लिखा हुआ था। और उसके आगे का हम पढ़ते हैं कि उसने लेटर जो था वो अनफोल्ड करके स्टार्ट किया रीड करना। डियरेस्ट कॉनी, अब जो मिसेस जिम है वो मिस्टर जिम मिसेस जिम को क्या कह के बुलाते थे? कॉनी। डियरेस्ट कॉनी, आई राइट टू यू in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once। अब मिसेस कॉनी को जिम क्या लिख रहा है कि मैं तुम्हें कुछ ऐसा अच्छा बताना चाह रहा हूँ जो मुझे काफ़ी खुश किए हुए है और अभी कुछ ऐसा अजीब सा चमत्कार सा हुआ है जो मैं तुमसे शेयर किए बगैर नहीं रह सकता। We were all standing in the trench yesterday morning, Christmas morning। अब क्या कह रहा है कि हम सब जो हैं अपने ट्रेंच में खड़े हैं। यहाँ ट्रेंच होता है लॉन्ग डीप ditches in the ground where soldiers hide from the enemy। आप लोगों ने देखा होगा वो जो मूवीज़ वगैरह होती है उसमें कभी कभी सीन्स बताते हैं वॉर के, तो उस वॉर में जो सोल्जर्स होते हैं वो एक बड़ा सारा खड्डा खोदते हैं, डिग करते हैं, ग्राउंड को एक खड्डे जैसा बनाते हैं और उसके अंदर छुप के अपनी गन्स को रखते हैं ताकि अगर वहाँ से जो फायर आता है, सामने से क्रॉस फायर होता है तो उनको कहीं गोली नहीं लग जाए। तो ऐसे जो खड्डे होते हैं उनको ट्रेंच बोलते हैं, ट्रेंचेस। तो वो अपनी वाइफ को कहता है कि हम सब अपने अपने ट्रेंचेस में खड़े हुए थे क्रिसमस ईव को। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज अ ब्यूटिफुल मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज द क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। तो क्रिसमस ईव, क्रिसमस कब होती है? 25 दिसंबर। तो हमारे यहाँ पर इतनी सर्दी पड़ती है तो यूरोपियन कंट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा पड़ती है सर्दी। तो जिम कह रहा है कि ये वही क्रिसमस ईव है जैसा हमेशा हुआ करती थी, काफ़ी फ्रॉस्टी, काफ़ी जमा देने वाली, काफ़ी ठंडी, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छी, खुश कर देने वाली। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगन इट बट द ट्रूथ आई एम शेम्ड टू से इट दैट फ्रीज्ड बिगन इट। अब वो कह रहा है कि मुझे तो आई थिंक मुझे ये शुरू करना चाहिए था, लेकिन मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि ये बात मेरे दिमाग में नहीं आई। और फ्रीज्ड, यहाँ फ्रीज किसको कहा गया है? फ्रीज, अ कॉमन नेम ऑफ जर्मन सोल्जर। ये वॉर का सीन था जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि 1914 में एक वॉर हुई थी जो ब्रिटिश और जर्मन के बीच में हुई थी। तो जर्मन सोल्जर्स को फ्रीज कह के बुलाया जाता है और ब्रिटिश सोल्जर्स जो होते हैं उनको टॉमी कह के बुलाया जाता है। तो यहाँ पर जो राइटर है वो कह रहा है कि ये इसकी जो शुरुआत है ये मुझे शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि फ्रीज ने की, जबकि इसकी शुरुआत जो थी वो मुझे करनी चाहिए थी। First someone show a white flag waving from the trench opposite। अब वो क्या कह रहा है कि सामने वाले अपोजिट ट्रेंच से, यानी कि जो दुश्मन, जो फ्रीज का ट्रेंच था, जो जर्मन सोल्जर्स का ट्रेंच था, वहाँ से एक वाइट फ्लैग वेव करता हुआ मुझे नजर आया। Then they say then they were calling out to us from across no man's land। नो मैंस लैंड है यहाँ पर ऐसी जगह पर जहाँ पर वॉर की जगह जो होती है वहाँ पे जनरल लोग नहीं जाते, यानी कि कोई गांव वाँव नहीं बसा होता, वो काफ़ी दूर होती है। आप लोग ने देखा होगा मूवीज़ में बॉर्डर के आसपास का एरिया जो होता है वो बिल्कुल खाली सा होता है,
क्योंकि वहाँ वॉर होती है, फायरिंग वगैरह होती है, बॉम्ब वगैरह डाले जाते हैं। तो ऐसे में कोई किसी आम जनता का नुकसान नहीं हो, आम लोगों का नुकसान नहीं हो, इसलिए उनकी जो बस्ती होती है वो वहाँ से हटा दी जाती है, वो खाली मैदान सा होता है। तो हम कहाँ पढ़ रहे थे? यस, कॉलिंग नो मैन हैप्पी क्रिसमस टॉमी हैप्पी क्रिसमस। अब फ्रीज के अपोजिट ट्रेंड से एक वाइट फ्लैग होता है शांति का प्रतीक, तो क्योंकि दोनों के उस टाइम वॉर चल रही थी आमने सामने, तो एक वाइट फ्लैग वेव करता है और सामने से जो फ्रीज यानी जर्मन सोल्जर्स का जो ट्रेंच है वहाँ से आवाज़ आई, हैप्पी क्रिसमस टॉमी हैप्पी क्रिसमस। When we had got over the surprise, some of us shout back, same to you freeze, same to you। मैं पूरी बात को समझ पाता उससे पहले ही जो हमारी साइड के सोल्जर्स थे उन्होंने भी एक ग्रुप में लाउडली कहना स्टार्ट किया कि सेम टू यू फ्रीज, सेम टू यू। I thought that would be that we all did, but then suddenly one of them was up there in the great coat and waved the white flag. Don't shout lads, someone shouted। अब जो ग्रे कोट यानी कि जो फ्रीज जो होते हैं जर्मन सोल्जर्स होते हैं उनकी जो ड्रेसिंग सेंस होती है वो ग्रे में होती है, राइट। तो जो ग्रेट कोट्स पहने हुए थे उन्होंने भी वाइट फ्लैग्स जो थे वो वेव किए और एक लैड शाउट किया, लैड कह सकते हैं, बहुत ग्रुप में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे हैप्पी क्रिसमस हैप्पी क्रिसमस। एंड नो वन डिड, लेकिन बीच में कुछ सोल्जर्स ऐसे थे जो क्योंकि वॉर का टाइम था, हम दुश्मन जो लोग थे वो हमें क्रिसमस विश कर रहे थे, ऐसे में जल्दी से भरोसा भी नहीं होता है। तो कुछ सोल्जर्स थे वो कह रहे थे कि आगे मत जाओ और इनको विश मत करो, ये कोई ट्रिक भी हो सकती है। देन देयर वॉज अनदर फ्रीज्ड अप ऑन द parapet and another keep your head down। I told the man it's a risky but it wasn't। अब ये क्या बात कर रहे कि उधर से कुछ फ्रीज जो थे फ्रीड्स जो सोल्जर्स थे वो भी यही बात कह रहे थे कि ये लोग इतने ग्रुप में आगे आ रहे हैं और आपको विश कर रहे हैं तो तुम लोग संभल जाओ। यहाँ से टॉमी कह रहे थे कि तुम लोग संभल जाओ, फ्रीज जो है वो सारे ग्रुप में आ रहे थे। लेकिन ये सच में हैपन होना था, यानी कि सच में होना था कि उस टाइम फ्रीज और टॉमीज यानी कि जर्मन और ब्रिटिश दोनों ही सोल्जर्स जो थे वो इस ईव के क्रिसमस ईव के मौके पर क्रिसमस मॉर्निंग के मौके पर अपनी जो दुश्मनी थी वो सच में भुलाकर और ये जो सेलिब्रेट करना चाह रहे थे एक दूसरे के साथ में। One of the German was waving a bottle above his head। It's a Christmas day, Tommy। और उसमें से एक जो फ्रीज जो था उसने ड्रिंक की रम की बोतल अपने सिर पे रखी और उसको जोर जोर से हिलाता हुआ गाने लग गया कि ये तो क्रिसमस है टॉमी, ये तो क्रिसमस है। वी हैव स्क्रैप्स, वी हैव सेवेज, वी मीट यू यस। By this time there were dozens of them walking toward us to across no man's land, not a rifle between them। अब बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहे थे, लेकिन उन चीज़ों के अंदर ये कॉमन था कि कुछ भी किसी के भी पास राइफल नहीं थी, यानी कि सभी लोग उस दिन अपनी लड़ाई भूल जाना चाहते थे और सच में क्रिसमस को सेलिब्रेट करना चाहते थे। लिटिल प्राइवेट मॉरिस was the first up। Come on boys, what are we waiting for। अब इसमें यहाँ पर एक लिटिल प्राइवेट मॉरिस है, उसने सबसे पहले स्टेप बढ़ाया। आपने अभी देखा होगा इंडिया और चाइना के बीच में कुछ वॉर्स चल रहे हैं। वो वॉर्स किस लिए चल रहे हैं कि कभी जो चाइनीज सैनिक थे वो हमारे लैंड पे पैर रख देते हैं, या इंडियन जो होते हैं सोल्जर्स वो कभी वहाँ पर लैंड पे पैर रख देते हैं, यानी कि एक दूसरे की जो बॉर्डर बनी होती है उस बॉर्डर के
इधर या उधर पैर रखना भी एक वॉर का कारण हो सकता है, एक वॉर की वजह हो सकती है। तो यहाँ पर उनका जो फ्रीड्स का जो सोल्जर था बहुत बड़ा, उसने लिटिल प्राइवेट ने अपना फर्स्ट स्टेप उस बॉर्डर में रखते हुए ये कहा कि कम ऑन बॉयज, तुम किस चीज़ का वेट कर रहे हो, ये तो क्रिसमस ईव है। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, और उसके बाद तो उनको कोई रोक ही नहीं सकता था, क्योंकि उनका जो हेड ऑफ था, जो उनका ऑफिसर था, उसने ही अपना फर्स्ट स्टेप रख दिया था। आई वॉज द ऑफिसर, उसने कहा मैं ऑफिसर हूँ तो तुम लोग क्यों पीछे हट रहे हो। आई शुड हैव सपोर्टेड दैम देयर एंड देन आई सपोज, बट द ट्रूथ इज दैट इज नेवर वन ऑकर्ड टू मी आई शुड। और वो कह रहा है, जिम क्या कह रहा है कि ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन मुझे मेरी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि फ्रीज और टॉमीज जो थे वो मिलकर कुछ सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे थे। I could see men walking slowly toward one another, grey coats, khaki coats, meeting in the middle, and I was one of them. अब वो जिम क्या कह रहा है, मैंने अपने चारों तरफ जब नज़र घुमा के देखी तो ग्रे कोट और खाकी कोट, खाकी यूनिफॉर्म होती है टॉमीज़ यानी कि ब्रिटिश सोल्जर्स की, और खाकी होती है जर्मन फ्रीड्स की ड्रेसिंग होती है। तो खाकी और ग्रे दोनों कोट्स जो थे अपने आसपास घुले मिले से रंगों में दिखे, यानी कि एक दूसरे में मर्ज होते हुए दिखे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं इनका एक हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी आर मेकिंग पीस, और इस पूरे वॉर के सीन में, जो एक लंबी वॉर चल रही थी, उसके बीच में हम अपनी क्रिसमस ईव मना रहे थे। किनके साथ? जो हमारे दुश्मन हैं, जिनसे कल रात तक हम लड़ रहे थे, जिन पे हम फायर कर रहे थे, जो हम पे फायर कर रहे थे, उनके साथ हम क्रिसमस ईव सेलिब्रेट कर रहे हैं। यू कैन नॉट इमेजिन dearest Connie, my feeling as I looked into the eyes and freezed officer who approached me, hand outstretched. Hans Wolf, he said, gripping my hand warmly and holding it. I am from Düsseldorf. I play a cello in a orchestra. हैप्पी क्रिसमस। अब वो क्या कह रहा है कि जो एक ऑफिसर उससे आके मिला, उसने बहुत वार्मली उसका हाथ पकड़ के उसको क्रिसमस ईव विश किया, और ये कहा कि मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ और मैं यहाँ पर बजाकर सबका एंटरटेन करना चाहता हूँ। इसको हम अभी यहीं ड्रॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। सुप्रभात विद्यार्थियों, जैसा कि हमने 6 नियमों के बारे में अध्ययन कर लिया था, एक नियम और उसके कुछ उदाहरण से हम शुरुआत करते हैं, जिसमें जैसे निधन इक्षण, नि विसर्ग के बाद इक्षण शब्द बना तो हमारा शब्द बनता है निरीक्षण। ठीक है, दो विसर्ग के बाद परिणाम शब्द आया, दुष्परिणाम शब्द बना। इस प्रकार दूधन वचन, वचन शब्द आया, दुर्वचन शब्द बना। इसके बाद दूधन कर, कर शब्द आया, दुष्कर शब्द बना। नभः धनचर, नभच्चर शब्द बना। तो ये जो प्रमुख उदाहरण है, इससे पता चलता है कि अगर नी के बाद
ई के, है ना, नी विसर्ग के बाद में अगर ई आता है तो हमें इक्षण शब्द से निरीक्षण शब्द बना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ई के बाद इक्षण शब्द से निरीक्षण ई शब्द जुड़ा, दो के बाद परिणाम दुष्परिणाम। अब यहाँ पर विसर्ग से पहले ऊ है, बाद में प है, तो ये प श हलंत में बदल गया। दूधन वचन का दुर्वचन यहाँ पर र हलंत में बदला है ना, यहाँ पर श हलंत में बदलना। इस प्रकार दूधन कर का भी ये श हलंत में बदलता रूप है। तो विसर्ग संधि में प्रमुखतः यही होता है, विसर्ग का लोप होता है, विसर्ग का प्रयोग होता है, और कहीं कहीं विभिन्न प्रकार के नियमों के अनुसार चलने से विसर्ग संधि अति आवश्यक है। व्यंजन संधि से हट करके विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अब मुख्य बिंदु पर चलते हैं, जिसमें विसर्ग संधि में देखें तो यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ स्वर हो, विसर्ग से पहले क्या हो, ई या ऊ स्वर, हमारे विसर्ग से पहले वी है अर्थात ई मिला हुआ शब्द है, वधन ई वी बना, ठीक है। चतुह तो चत धन, तो ऊ की मात्रा त के साथ लगी तो छोटे ऊ की मात्रा चतुह बना, बही का ई लगा और बही का ई लगा। इन सब में देखें तो ई या ऊ के विसर्ग से पूर्व ई या ऊ हो, बाद में क और फ हो, क और प और म, ये तीन व्यंजन क प म हो, तो वहाँ विसर्ग षटकोण का, है ना, श हलंत में बदल जाता है। तो आविधन कार का आविष्कार, यहाँ विसर्ग का लोप हुआ और विसर्ग की जगह क्या लगा, श हलंत का प्रयोग हुआ। चतुष्धन कौण का चतुष्कोण शब्द बना और बहिधन कृत का बहिष्कृत का शब्द बना और बहिधन कार का बहिष्कार बना। तो यहाँ श कौन सा षटकोण का, एक तो था नमः, है ना, विसर्ग से ले और विसर्ग का नमः दंती, त दंत वर्ण आएगा, श हलंत में बदलेगा, हमने देखा था, कहते नमस्कार। जैसे इसके बाद दूधन साहस, इधर वापस चले अपन, जैसे एक शब्द था दूधन साहस, वो नियम अलग था, है ना, उसमें क्या था, दो के बाद, तो यहाँ ऊग तो लगा हुआ है विसर्ग से पूर्व, लेकिन यहाँ क्या है, स लगा हुआ है, हमारा स जो है दंत वर्ण है और दंत वर्ण होगा, इसका मतलब शब्द बनेगा हमारा दुस्साहस शब्द बनेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग कर लें, ये शब्द जो प्रयोग करोगे तो इसका मतलब ये हमारा गलत होगा, सही शब्द क्या है, दुस्साहस बनेगा। इसके बाद हम विभिन्न प्रकार के जो शब्द हैं उसे वापस पुनः चलते हैं। तो आविधनकार का आविष्कार, चतुर्धनकोण का चतुष्कोण, बहिधनकृत का बहिष्कृत और बहिधनकार का बहिष्कार। इस प्रकार विसर्ग के क्या बता रहा है, विसर्ग के बाद मूर्धन्य अघोष व्यंजन कुछ हैं, एक अघोष मूर्धन्य है ना, ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण, ये जो है हमारे वो मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, अघोष व्यंजन के अंतर्गत है, जो मुख्यतः ट और उसका ट का विसर्ग श भी होता है, जबकि यहाँ पर नहीं दिया गया है ई या ऊ हो। तो विसर्ग के नॉर्मल भी ऐसा होता है, विसर्ग के बाद में क प और म तो है ही, लेकिन अगर ट शब्द भी आ जाता है तो भी हमें यहाँ पर विसर्ग का श हलंत करना है। धनुधन टंकार, धनुष टंकार, ऐसा शब्द बनेगा, ठीक है। इसके प्रमुख कुछ प्रश्न हैं वो आप करने का प्रयास करें। प्रश्नों में स्वर संधि एवं व्यंजन संधि की परिभाषा देते हुए उदाहरण से समझाइए। तो हमें स्वर संधि क्या है, स्वर संधि की परिभाषा क्या होगी और स्वर संधि और व्यंजन संधि की परिभाषा को देखते हुए उनके उदाहरणों द्वारा समझाना है कि स्वर संधि में इन उदाहरणों को रखा जाता है, व्यंजन संधि में इस प्रकार के उदाहरण आएंगे। ऐसा नहीं हो कि व्यंजन का स्वर संधि में और स्वर का व्यंजन में करो, क्योंकि स्वर संधि व्यंजन संधि तीनों पार्ट भले एक हो, एक प्रकरण के हो, लेकिन तीनों संधियों में कहीं न कहीं भिन्नता है, वो हमें ध्यान रखनी है।
इसके बाद कुछ शब्द लिखे हुए हैं, उन शब्दों का संधि विच्छेद करना है और उनका नाम भी लिखना है। परमोषध, परमोषधि, ये आपको पता होगा। परमोषधि, उद्धार, ये उद्धार में एक नियम था अपना कि यदि त या द के बाद में क्या आ जाता है, ह आता है, तो उसका ह का क्या हो जाएगा, द, और त होगा वो द में उद्दन हर उद्धार शब्द बनाता। तो इस प्रकार मनोभाव, गायक, महेंद्र, स्वागत, शब्दार्थ, चतुष्पद, यशोगान, मनोहर, उच्चारण, संयोग इत्यादि, दुष्कर, नाविक, सर्वोत्तम, देवर्षि, ये स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इनसे संबंधित कुछ नियम हैं, उनका ये उदाहरण दिए गए। उन उदाहरणों को करने का प्रयास करें और जैसे जैसे उदाहरणों को करेंगे और भी अन्यत्र ढूंढने का प्रयास करें, जिससे संधि प्रकरण में आपको कहीं कोई दुविधा ना हो। ठीक है, तो संधि प्रकरण में मुख्यतः ये ध्यान रखना, स्वर संधि, मुख्य संधि की परिभाषा, संधि में वर्णों का मेल होता है। एक बार पुनः बता देता हूँ, संधि में वर्णों का मेल होता है, समास में शब्दों का मेल होता है। पहले उनका डिफरेंस देखें, फिर संधि की परिभाषा, उनके प्रकार और उनके उदाहरण नियमों के बारे में अध्ययन करें। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम इन क्लास। लास्ट टाइम मैंने आपको इसमें 8.2 में 9 क्वेश्चन तक कंप्लीट करवाए थे, जिसमें डिस्काउंट के बारे में बताया था, तो वो भी मैंने कंप्लीट करवा दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, देखना। आई परचेज अ हेयर ड्रायर फॉर 5400 इंक्लूडिंग 8% वेट, फाइंड द प्राइस बिफोर वेट वॉज एडिड। अब यहाँ पर वेट यहाँ पर वेट का मीन्स यहाँ पर VAT, वेट, यहाँ पर वेट कौन सा है, जैसे ये भी एक एज ए टाइप टैक्स ही है, वैल्यू एडेड टैक्सेस बोलते हैं इसको, जैसे अलग अलग टाइप के अलग अलग थिंग्स पर अलग अलग टाइप के टैक्स यूज़ होते हैं, जैसे GST होता है, सेल टैक्स होता है, और ये भी VAT मीन्स ये भी वेट ही होता है एक टाइप से। ये वो मेजरमेंट वाला वेट नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर ये दे रखा है कि जैसे एक मैंने हेयर ड्रायर परचेज किया है 5400 का, ठीक है, उसमें इंक्लूडिंग मतलब 8% वेट की वैल्यू भी उसमें प्लस कर रखी है, वेट क्या उसमें ऐड कर रखा है। तो ये बताना है कि उसकी वेट के पहले उसकी प्राइस क्या है, तो एज ए टाइप पहले वाली वैल्यू फाइंड करनी है कि आखिर में वो उसकी पहले वेट से पहले उसकी कितनी वैल्यू थी, तब जाके शॉपकीपर ने हमें क्या किया, वेट ऐड करके हमें वो हेयर ड्रायर दिया। तो इस टाइप से हमें इसमें बिफोर वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें क्या लिखेंगे, देखना, लेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 10, आई परचेज, अब इसमें डायरेक्ट लिखना है आपको, आई परचेज हेयर ड्रायर, दे रखा है 5400, क्लियर, 5400 दे रखा है यहाँ पर। अब इसमें देखना, जिसे वेट दे रखा है इसमें 8%, अब वेट 8 होता है, इतना पता है आपको। अब यहाँ पर जैसे हम कोई भी इक्वेशन बनाएंगे, 8% है, यहाँ पे 8% है, यहाँ पर कोई मेन वैल्यू दे, मतलब यहाँ पे दे नहीं लगा कि 8 कितने रुपीज़ है, तो यहाँ पर भी हमें जैसे x का जो भी मेन वैल्यू होगी उसका हमें परसेंट फाइंड करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखना, 5400 लिख दिया। अब कैसे इक्वेशन बनेगी, जैसे मैं आपको बता दूँ यहाँ साइड में एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कोई भी वैल्यू है, ठीक है, x वैल्यू है, अगर उसमें मैं वेट का 8% प्लस करती हूँ, वेट का 8% अगर वैल्यू प्लस हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर SP, जैसे ये तो क्या है, ये शॉपकीपर के लिए क्या हो गई SP, और हमारे लिए क्या हो गई परचेजिंग प्राइस, मतलब हमारे लिए तो हमारे जो परचेज करेंगे वो प्राइस हो जाएगी। और यहाँ पर जो 8% मतलब वैल्यू ऐड है, और ये इसकी मेन प्राइस है, मतलब मेन प्राइस में कितना मतलब वेट ऐड किया है, और जो आंसर ये SP आ गया, मतलब हमने इतने में प्राइस किया, हमने कितने 5400 में वो हेयर ड्रायर परचेज किया, तो इसका मीन्स इसमें 8 इंक्लूड है, इसमें 8 इंक्लूड है, तो इसकी मेन वैल्यू क्या थी जिसमें वो 8% इंक्लूड हुआ, और हमारे पास 5400 में हमें वो मिली। तो इस टाइप से इसमें हम क्या करेंगे, क्या करोगे, या तो आप क्या करो SP में से वेट माइनस कर दो तो ये वैल्यू आ जाती, नहीं तो इन दोनों को प्लस करके ये इक्वल में कर दो,
दोनों में अगर दोनों का एक करोगे तो भी आंसर सेम ही आने वाले हैं। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया x, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जैसे लिख देना लेट दो, वो लास्ट में लिख देंगे। चलो x, अब कैसे अरेंज करेंगे देखना, x प्लस, अब वेट की वैल्यू कितनी है, x इंटू 8/100। यहाँ पर मैं x इंटू 8/100 क्यों ले रही हूँ, बिकॉज हमारे 8% है। अब 8% है तो यहाँ पर x इंटू 8 ही आएगा, क्योंकि x का एक 8% फाइंड करेंगे। अगर यहाँ पर जैसे होते कि 200 वेट, ठीक है 200 रुपीज़ वेट के, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 200 प्लस कर देते हैं, बट यहाँ पर परसेंट में दे रखा है तो इसलिए अब यहाँ इक्वल में कितना 5400, ठीक है 5400 आ गया, समझ में आ गया ये। अब इसमें देखो, अब इसको किस स्टेप से आपको सॉल्व करना है, देखो इसे 8/100 ये कट रहा है, या तो काटो यहीं, नहीं तो किसी आगे भी कर सकते सॉल्व, जैसे यहीं काट देते हम, तो ये 2 के टेबल से कट हो रहा है 4 टाइम, और ये कट हो रहा है आपके 50 टाइम, अगेन कट रहा है तो ये 2 टाइम, और ये कट रहा है, आप डायरेक्ट 4 के टेबल से भी इसको कट कर सकते थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, x प्लस 2/25 और x, यहाँ इक्वल्स 2 में आ जाएगा 5400, क्लियर, यहाँ तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर 2/25, ठीक है, और x, अब यहाँ पर वही क्या करेंगे, एलसीएम यूज़ करेंगे, 25 हो जाएगा यहाँ पर, 25 की टेबल 1 की टेबल में 25 टाइम 25x प्लस यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 25 से 25 1 टाइम, और 1 का 1, और यहाँ पर हो जाएगा 2x, ठीक है, और ये हो जाएगा आपके 5400। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 27x अपॉन में क्या आ जाएगा 25 और 2 27, यहाँ पर आ जाएगा 5400, क्लियर। अब क्या हो जाएगा, बाई डिविड x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 5400 यहाँ पर 25 का मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये 27 का आ जाएगा डिनोमीटर में। अब 27 और 54 कट रहे हैं, डायरेक्ट 27 की टेबल से ही कट रहे हैं, कितने टाइम कटेंगे 200 टाइम, ठीक है, और 200 को अगर 25 से मल्टीप्लाई कर दे, 25 2 ज़ा 50 और 2 0, तो इसका मीन्स कितने आ गए 5000, कितने आ गए 5000। इसका मीन्स वेट्स ऐड होने से पहले उसकी वैल्यू कितनी थी उस हेयर ड्रायर की, तो क्या आएगा 5000। 5000 का अगर आप 8% फाइंड करके देखते हो, और वो वैल्यू 5000 का 8% फाइंड करके देखोगे तो कितने आएंगे 400 आएंगे, और 400 को 5000 प्लस करोगे तो 5400 आ गए ना। तो ये इस टाइप से मतलब वेट ऐड होने से पहले उसकी एक्चुअल प्राइस क्या थी ये फाइंड करना था। तो नीचे लिख देना आंसर देयरफॉर, या सो करके कुछ भी लिख दो, सो प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर बिफोर, या पूरी लाइन लिखना आपको, बिफोर वेट एडेड कितनी हो जाएगी 5000, ठीक है। सिस्टमेटिक आपको पूरी लैंग्वेज लिखनी है इसमें, क्लियर। इस टाइप से क्वेश्चन आपके 10 कंप्लीट। अब 11 देखो, अब 11 में जैसे आपके सेम यही है, जीएसटी वाला है, जीएसटी तो आप नाम सुना ही होगा, ये भी एक टाइप से टैक्स ही है, और इसको भी आपको एड ही करना है। इसमें देखो इन आर्टिकल वॉज परचेज फॉर 1239 मीन्स वही 1239 इंक्लूडिंग जीएसटी 18%। अब इसमें 18% जीएसटी इंक्लूड है, तो फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वॉज एडेड, मतलब वही सेम वही क्वेश्चन है। इसमें भी आपको ये करना है, लिख देना यहाँ पर कि आई परचेज, सॉरी एन आर्टिकल परचेज, ये लैंग्वेज लिख देना 1239, फिर इसमें जीएसटी 18%, फिर ये सेम ऐसे ही बनाना x प्लस x इंटू 18/100 इक्वल्स टू 1239, फिर ऐसे सॉल्व करना आपको सिस्टमेटिक। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। ये आपके 8.2 कंप्लीट। अब आपके नेक्स्ट है 8.3। 8.3 मैंने 8.2 में जितने भी आपको फॉर्मूले यूज़ करवाए हैं वो सब प्रॉफिट और लॉस के, वो मैंने आपको पहले ही लिखवा दिए, वो सब आपको लर्न करें, उसी के बेस पे आपको क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है, क्वेश्चंस करने हैं। अब है 8.3। अब 8.3 में आपके इसमें दे रखा है कि इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट का मीन्स तो आपको पता है कि इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट हिंदी में इसको बोलते हैं ब्याज। ब्याज मतलब जैसे कोई भी मनी किसी से उधार लेता, मतलब बोरो करता है, ठीक है, तो वो उस मनी को
मतलब काफ़ी टाइम के लिए यूज़ करता है, कोई 2 मंथ के लिए यूज़ करता है, कोई 2 ईयर्स के लिए यूज़ करता है, मतलब जितने टाइम के लिए वो मनी यूज़ कर रहा है, तो जो वो क्या करेगा, जिससे उसने मनी ली है तो उसको वो उस मनी यूज़ करने के लिए उसको वो एक्स्ट्रा रुपीज़ देता है। वो मनी तो देगा, जैसे आप देखना, जैसे क्वेश्चन आपके इंटरेस्ट, ठीक है, इसमें आपके 2 टाइप के इंटरेस्ट है, एक तो है सिंपल इंटरेस्ट और सेकंड है आपके कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंडेड इंटरेस्ट मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों है। इंटरेस्ट का मीन मैंने आपको बता दिया, बैक मतलब जो भी कोई मनी उधर मतलब बोरो करता है तो वो उसके यूज़ मतलब जब तक वो मनी यूज़ करेगा उसके लिए वो क्या करता है, जिससे भी मनी उसने ली है लैंडर से, जिसने भी मनी ली है उससे वो मतलब वो उसको एक्स्ट्रा रुपीज़ देता है यूजिंग के लिए, ठीक है। मतलब इतने महीनों के लिए यूज़ करेगा, इतने सालों के लिए यूज़ करेगा तो कोई फ्री में तो देगा नहीं, तो उसके लिए वो एक्स्ट्रा चार्ज देता है। जैसे बाई चांस किसी पर्सन ने 2000 रुपीज़ लिए, ठीक है, 2000 लिए, अब क्या करेगा वो, जैसे एक्स्ट्रा रुपये अब उसने 2 मंथ के लिए 2 मंथ के लिए लिए या 2 ईयर के लिए लिए या 6 मंथ के लिए 3 ईयर के एज अ कंडीशन, ठीक है, एज अ कंडीशन के अकॉर्डिंग लेगा। अब इसीलिए ये 2 ईयर, अब इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी मनी लेता है तो रेट, अब इसमें कितने %, जैसे वो इंटरेस्ट देगा, कोई मनी देगा इंटरेस्ट, अब जैसे उसने मनी दी यहाँ पर ओवरऑल करके उसने लास्ट टाइम पे मनी दे दी उसको 2400, ठीक है। अब उसने ली तो उसने बोरो कितने किए थे, 2000 बोरो किए थे, बट उसने लास्ट टाइम में पे कितने किया, 2400। इसका मीन उसने एक्स्ट्रा मनी दी, उसे 2 मंथ की जो भी एक्स्ट्रा मनी थी वो कितनी थी, 400, तो 400 दी। अब 400 कहाँ से आया, तो इसके लिए 2 मंथ के लिए 400 फिक्स नहीं है, वो जरूरी नहीं, वो तो मनी मतलब जो भी प्रिंसिपल होगा, जो भी उसने मनी बोरो की है उसके अकॉर्डिंग देखना है कि उसकी कितनी मनी एक्स्ट्रा हो रही है। ऐसे नहीं कि फिक्स कर दिया कि 2000 का 2 मंथ 400, ये नहीं होगा, ठीक है। ये किस पे होता है, एक परसेंट, मतलब एक इंटरेस्ट की एक परसेंट होती है, जैसे 2% दिया, 5% दिया, 3% दिया, तो इसकी जो भी कंडीशन होगी, जो भी सामने वाले की जो देने वाले होते हैं उनके जिससे बोरो कर रहे हैं उसकी कंडीशन होती है, मतलब उनके टर्म होते हैं कि इतने % पे मैं इंटरेस्ट लूँगा, मैं इतने टाइम का इतना इंटरेस्ट लूँगा, इतने % पर, अगर वो एक्सेप्टेड होता है तो वो लेता है। इस टाइप से वो मतलब क्या होता है, इसमें मेन इंटरेस्ट में हमेशा ध्यान रखना कि इसमें 3 मेन टर्म्स होते हैं, एक तो प्रिंसिपल, एक होता है आपके रेट और एक होता है आपके टाइम। अगर ये तीनों होंगे तो ही सिंपल इंटरेस्ट फाइंड होगा। क्लियर। ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट, ये तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए था कि जैसे ये तो क्या है, जैसे आप कंपाउंड इंटरेस्ट कब यूज़ आता है, जैसे बैंक, ऑफिस, बैंक है, LIC है, इसमें भी जैसे हम मनी बोरो करते हैं, लोन लेते हैं, तो उसमें भी किस टाइप से कंपाउंड इंटरेस्ट यूज़ किया जाता है। उसमें क्या यूज़ किया जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये सिंपल इंटरेस्ट जैसे कोई भी मनी बोरो करता है सिंपल वे में तो वो सिंपल इंटरेस्ट में होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस मैं आपको बताऊँ कि किस टाइप से, पहले ये समझ में आ गया ना कि इंटरेस्ट होता है क्या है, कि कोई भी मनी एक्स्ट्रा देते हैं, जो भी मेन तो होता है। अब जैसे यहाँ पर देखो ये मेन वैल्यू, जैसे ये प्रिंसिपल हो गया, जैसे 2000 बोरो किया, ठीक है, अब उसने क्या किया 2, अब यहाँ पर उसने 2400 दिया, तो इसका मीन्स ये ओवरऑल क्या हो गया, ये अमाउंट हो गया, ठीक है। ये 2 मंथ क्या हो गया उसके, ये क्या हो गया, टाइम हो गया, और रेट क्या हो जाएगी, जैसे 5% के लिए दिया, 2% के लिए दिया, तो ये चीज़ सब क्या होगी, रेट होगी, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन में अगर प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखी हो, टाइम दे रखा है, अगर तीनों दे रखे हैं, ठीक है, तो आप सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड हो जाएगा तो उससे आपके क्या हो जाएगा, अमाउंट भी फाइंड हो जाएगा, ठीक है। अमाउंट में हम क्या कर देंगे, प्रिंसिपल प्लस SI। क्लियर। उसके बाद अगर जैसे कोई भी मंथ में दे रखा हो तो उसको ईयर में कन्वर्ट करना, जैसे 2 मंथ दे रखा, 3 मंथ दे रखा, अब 6 मंथ दे रखा, अब 6 मंथ को अगर ईयर में कन्वर्ट करोगे तो कितना होता, हाफ ईयर, तो उसको हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 12, मतलब 2/12। किसी भी मंथ को अगर ईयर में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइडेड बाय 12। इस टाइप से आपको इसमें कन्वर्ट जो भी ईयर में दे, अगर ईयर में दे रखा तो एज इट इज ही रहने देना है उसको। तो ये आपके क्या हो गया, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट भी 2 टाइप के हो रहे हैं, एक तो सिंपल हो रहा है, कंपाउंड। सिंपल तो मैंने बता दिया कि कोई भी मनी अगर बोरो करता है तो ये
तो उसका जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है यूजिंग जितने टाइम के लिए कर रहा है तो वो क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, और ये नॉर्मल वे में कोई भी ले सकता है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट तो मैंने आपको बताया, कंपाउंड इंटरेस्ट भी क्या होता है, जैसे बैंक आपको लोन देती है तो बैंक लोन लेती तो वो क्या करती है, तो अब उसमें क्या प्रोसेसिंग होती है, जैसे वो डायरेक्ट एक साथ का कैलकुलेशन नहीं करती है, वो क्या करती है एवरी ईयर, मतलब एवरी ईयर उसका चार्ज ऐड करती है। अब सिंपल इंटरेस्ट में तो क्या है एक साथ कैलकुलेशन हो जाता है, मतलब वो एक ही मनी मतलब एक ही प्रिंसिपल पर वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन करती है। और यहाँ पर क्या होता है एवरी ईयर का, जैसे फर्स्ट उसने लिया 2000 रुपीज़, जैसे किसने लिया 2000 का लोन लिया, ठीक है। अब उसमें जैसे उसने इंटरेस्ट यहाँ पर इंटरेस्ट उसके बन गया 400 रुपीज़, तो अब यहाँ पर उसके अमाउंट कितना हो गया 2400 हो गया। अब बैंक क्या करेगी, जैसे नेक्स्ट ईयर के लिए, जैसे ये तो पूरा हो गया 1 ईयर के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर के लिए वो क्या करेगी, नेक्स्ट ईयर के लिए जब वो मतलब उसी मनी को यूज़ करेगी तो ये मनी यूज़ नहीं करेगी, नेक्स्ट ईयर के लिए ये वाला प्रिंसिपल यूज़ करेगी। क्या अब उसको क्या करना है 2400 का देना है। अब 2400 से फिर से वो अब इसका कैलकुलेशन फिर इस रुपीज़ से वो क्या करेगी इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेगी। तो इस टाइप से क्या एवरी ईयर उसके क्या चेंज हो जाता है, और इसमें एक फिक्स होता है कि जैसे हमें 2000 पे वो कितने ईयर्स के लिए, चाहे 5 ईयर हो चाहे 10 ईयर के लिए, वो 2000 पर ही कैलकुलेशन करेगा। और यहाँ पर एवरी ईयर मतलब वो मतलब 1 ईयर में वो मतलब क्या करता है इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके प्रिंसिपल चेंज करता रहता है। बस का सिंपल और कंपाउंड में यही इंटरेस्ट है। तो इसके फॉर्मूले हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कराऊंगी, ठीक है। ये कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ समझने का, ठीक है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में पूरा कंटिन्यू करवा दूंगी ये। गुड मॉर्निंग क्लास। सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक का ये लास्ट पार्ट होगा आपका, इसके बाद ये लेसन क्लोज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आगे का जो भी मैं बता दूंगी आपको। हम पढ़ रहे थे यहाँ पे प्लास्टिक एंड इट्स एनवायरनमेंट, प्लास्टिक का हमारे एनवायरनमेंट से क्या रिलेशन है, उसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है हम पे, तो ये चीज़ देख रहे थे। मैंने यहाँ देखा बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल की डेफिनेशन आपको अंडरलाइन करने को कहा था, आपने नोट्स में लिख दिया होगा। अब नेक्स्ट है डैमेज कॉज्ड बाय प्लास्टिक वेस्ट, क्या क्या डैमेजिंग हो सकता है प्लास्टिक के वेस्ट से एनवायरनमेंट में। फर्स्ट पॉइंट है प्लास्टिक कैरी बैग्स एंड अदर आर्टिकल क्लॉग द सिटी ड्रेनेज सिस्टम एज वेल एज स्मॉल फ्रेश वाटर ड्रेन्स देयर बाय कॉजिंग अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस। मतलब ये कि हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम चलता है, आप भी देखते हो बारिश में भी देखते हो, अभी जैसे रेनी डेज है तो आपने देखा होगा कि जो हमारे ड्रेनेज सिस्टम चलते हैं, यानी कि जो कैनाल जो चलती है, या जो सीधी भाषा में हम बोल सकते हैं जो नाले वगैरह निकलते हैं, आपने देखा होगा ये जो बनी होती नालियाँ वगैरह सब प्लास्टिक के आ जाने से ब्लॉक हो जाती है, और उसकी वजह से ही ब्लॉक होने की वजह से वो पानी फिर निकल नहीं पाता है, और बारिश के दिनों में वो पानी हमारी गलियों में या रोड में भर जाता है। तो मेन चीज़ है कि जब भी प्लास्टिक अगर बीच में आता है तो हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है सिटी का या विलेज का कहो, वो सारा क्या हो जाता है ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से इनकन्वीनियंस हो सकता है हमारे। उसके बाद है द प्लास्टिक बैग्स एंड अदर आइटम्स इन द गार्बेज एंड आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक और प्लास्टिक के बने हुए बैग और अदर कंटेनर ये सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल है, पता है, जो डिकम्पोज नहीं हो सकते। व्हेन गार्बेज इज कन्वर्टेड इनटू नेचुरल मैन्योर डज नॉट डिग्रेड, मतलब ये कि जब भी किसी कचरे को हम डिग्रेड करते हैं तो ये चीज़ जो होती है प्लास्टिक वाली या प्लास्टिक से बनी हुई, ये कभी भी डिकम्पोज नहीं हो सकती। उसको कभी भी रिसाइकल करोगे तब भी वो कहीं ना कहीं वेस्ट के रूप में ही हमारी अर्थ पर रहेगा। When this manure is spread in field, the plastic does not allow the water to seep the soil. अगर प्लास्टिक की पॉलीथीन कैरी बैग्स या प्लास्टिक के कुछ अदर पार्टिकल या कुछ छोटा पीस भी है प्लास्टिक कंटेनर का, वो अगर सॉइल में आ जाता है तो सॉइल में अगर आप भले फिर नेचुरल मैन्योर का यूज़ कर रहे हो, आप अपने खेत में कहते हो कि हम फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम मैन्योर का यूज़ कर रहे हैं, फिर भी क्या होगा अगर प्लास्टिक कंटेनर या प्लास्टिक से बनी हुई कैरी बैग्स हमारे फार्म में बीच में आती है सॉइल में, तो वो सॉइल के अंदर उस मैन्योर का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी ख़त्म हो जाएगी। यानी सीधी भाषा में प्लास्टिक के रहने से जो एक सॉइल की प्रॉपर्टीज़ होती है, अच्छी क्वालिटीज़ होती है, वो सारी डैमेज हो जाती है, उन सारों पे इफेक्ट पड़ता है, वो ख़त्म हो जाती है। व्हेन दिस मैन्योर इज स्प्रेड इन फील्ड द प्लास्टिक डज नॉट अलाउ द वाटर टू सीप द सॉइल which has an adverse effect on the plant as well as recharging of ground water। ये चीज़ भी है।
एक तो ये कि एडवर्स इफेक्ट यानी उल्टा इफेक्ट डालेगी हमारी प्लांट पे, हमारे प्लांट की ग्रोथ पे। हम कोई भी प्लांट उगा रहे, अगर उसके नीचे रूट में बहुत नीचे हम देखने नहीं गए कि वहाँ पे क्या हुआ है। कभी कभी कोई प्लांट अच्छे से उग जाने के बाद, थोड़ा बड़ा होने के बाद सूख जाता है। दैट मीन्स ये कि उसकी रूट्स के बीच में कुछ हुआ, डिस्टर्बेंस हुआ, हो सकता है वहाँ पे कोई प्लास्टिक आ गया हो, तो जिसकी वजह से प्लांट की इफेक्ट, ग्रोथ पे भी इफेक्ट पड़ जाता है, एज वेल एज रिचार्जिंग ऑफ ग्राउंड वाटर। यानी कि ये रिचार्जिंग ऑफ ग्राउंड वाटर क्या है, जब भी बारिश होगी तो हम कहते हैं ना बारिश अच्छी हुई तो उस साल पानी की कमी नहीं रहती। आखिर वो जो बारिश का रेन वाटर है वो कहाँ जा रहा है, सीपेज होके ग्राउंड में जा रहा है, ज़मीन में जा रहा है, और वही पानी हमारे यूज़ में आ रहा है, हमारे घर के बोरवेल में आ रहा है। तो ये जो होता है रिचार्जिंग ऑफ ग्राउंड वाटर, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। अगर प्लास्टिक और प्लास्टिक कंटेनर बीच में आते हैं तो उतनी ज़मीन हमारा पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, और वो पानी जो होता है अच्छा पानी, वो ज़मीन में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। प्लास्टिक इट बर्न, अगर प्लास्टिक को, अगर हम ये सोचते हैं ना प्लास्टिक को कहीं पर भी फेंके तो वो दिक्कत करेगा, चलो उसको जला देते हैं तो भी नुकसान है। पता है हमको प्लास्टिक को जलाने से बहुत ही बुरी स्मेल आती है, और स्मेल आती है दैट मीन्स उससे बहुत ही टॉक्सिक गैसेस निकलती है, तभी स्मेल आती है। प्लास्टिक इफ बर्न, अगर उसको जलाया जाए, प्रोड्यूसेस वेरी हार्मफुल गैसेज विच पॉल्यूट द एयर, उससे बहुत ज़्यादा हार्मफुल या टॉक्सिक गैसेज निकलेगी जो हमारे एयर को पॉल्यूट करेगी। क्योंकि आखिर प्लास्टिक बना किससे, केमिकल से बना है, प्रोपीन, इथीन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है स्ट्रे काउज एंड अदर एनिमल्स समटाइम्स ईट प्लास्टिक कैरी बैग्स फ्रॉम द गार्बेज डम्प्स। द प्लास्टिक कैरी बैग्स चॉक द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ एनिमल देयर बाय कॉजिंग डेथ, है ना। ये पॉइंट स्पेशली आपके लिए दिया है, हमारे लिए दिया है। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं ना कि हम कहाँ खेती करने जा रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं एग्रीकल्चर वर्क, लेकिन एग्रीकल्चर वर्क चलो ये हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, पर ये चीज़ हमारे द्वारा हो रही है। हम क्या करते हैं, बहुत से लोग करते हैं, हम नहीं करते। तो हमारे आस पड़ोस में देखा होगा आपने, जो घर के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सब्जियों का कचरा, फ्रूट्स का पील, वो सारी चीज़ें जो खाने पीने की होती है, यानी फूड वेस्ट जो होता है, उसको पॉलीथीन में भर के, जिस पॉलीथीन में हम कैरी बैग में हम सब्ज़ी लेकर आए थे, उसी में उसका कचरा यानी वेस्ट प्रोडक्ट, उसमें उसके सीड्स, उसकी पील, एपिडर्मिस, ये सारा निकाल के उसमें डाल देते और उसको हम बाहर फेंक देते। अब कितनी बार घाट लगा के फेंके या ना फेंके, कितनी बार अब जो काउज और एनिमल दे रखे हैं उनको इतना नहीं होता ना सेंस हमारे जितना, तो वो उस पॉलीथीन को ही पूरा निगल देते। ये चीज़ हमने भी पता की है, मैं फिर भी इसलिए बता रही हूँ आपको कि अगर आपके आसपास ऐसा हो रहा हो तो आप इस चीज़ को अवेयर करो, समझाओ। अपने घर में हो रही है तो उस चीज़ को आप रोक सकते हो, ऐसे ही डाल दो तो वो इजीली खाएगी। तो ये यहाँ पे दे रखा है साफ साफ वर्ड्स में, प्लास्टिक कैरी बैग फ्रॉम द गार्बेज डम्प्स क्या होते हैं, अदर एनिमल समटाइम्स ईट, कुछ एनिमल्स इसको कभी कभी खा जाते हैं। द प्लास्टिक कैरी बैग चॉक द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ एनिमल, ऐसे एनिमल जो प्लास्टिक को खा लेते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, आखिर फूड पाइप कितना बारीक होता है, तो उसमें जाके वो प्लास्टिक क्या कर देता है, चॉक कर देता है, जिससे देयर बाय कॉजिंग डेथ, एनिमल्स की डेथ हो जाती है। तो ये चीज़ आप रोक सकते हो। नेक्स्ट है मेजर्स टू कंट्रोल प्रॉब्लम कॉज्ड बाय प्लास्टिक। अब ये नहीं बोल सकते इस पूरे चैप्टर में कि आप प्लास्टिक का यूज़ करना बंद कर दो, एटलीस्ट कम तो कर सकते हो, है ना। सबसे ज़्यादा आप बिल्कुल ही स्टॉप कर सकते हो तो वो है प्लास्टिक की कैरी बैग। वो सबसे ज़्यादा ड्रेनेज सिस्टम, एग्रीकल्चर और एनिमल सबको हार्मफुल इफेक्ट करती है। प्लास्टिक के कंटेनर और भी बाद में करेंगे, क्योंकि प्लास्टिक के कंटेनर हम क्या करते हैं, यूज़ करते जाते हैं। जैसे उसमें अगर पीकल आया है तो उसमें हम किसी और चीज़ को स्टोरेज करके उसका प्रॉपर यूज़ करते हैं, तो वो इतना पॉल्यूशन नहीं करती जितना प्लास्टिक के कैरी बैग। तो आप प्लास्टिक के कैरी बैग अवॉइड करो तो जो पॉल्यूशन का लेवल है वो कुछ अमाउंट में तो कम हो ही जाएगा। मेजर टू कंट्रोल प्रॉब्लम कॉज्ड बाय प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक से प्रॉब्लम को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं अगर प्लास्टिक को अवॉइड किया जाए। अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग एज फार एज पॉसिबल, जो लाइन मैंने बता दी वो पॉइंट आ गया यहाँ पे कि आप किस तरह से प्लास्टिक को रोक सकते हो। तो प्लास्टिक के कैरी बैग जो है वो उसको आप बंद कर दो। दिस आर मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, ये सबसे ज़्यादा मेजर सोर्स है पॉल्यूशन का। मेक यूज़ ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग, जब भी आप बाहर जाते हो, वैसे बड़े बड़े मॉल्स या बिग बाज़ार या रिलायंस फ्रेश ऐसी चीज़ों में आप जाते हो तो वहाँ पे आपको आजकल कॉटन या जूट या किसी क्लोथ के फैब्रिक से बने हुए ही आपको जो बैग्स होते हैं वो दिए जाते हैं। आप घर से भी लेके जा सकते हो तो आपका ये पॉल्यूशन जो लेवल है वो कम हो जाएगा। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली। प्रैक्टिस दिस इन योर होम,
मतलब ये कि आप जो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल है उनको सेपरेटली करो। सेपरेटली 2 डस्टबिन रखो, आपको पता है ग्रीन और रेड होता है, तो रेड में रिसाइकल वाला डालो, सूखा कचरा और गीला कचरा, ये सब चीज़ें आपको पता है। उसके अलावा आप ये भी कर सकते हो कि जो आपके घर के बाहर एक दिन जैसे आप चपाती डालते हो ना, तो वहाँ पे रोज़ हैबिट बन जाती है कि वहाँ रोज़ एनिमल आते हैं, जैसे काउज या डॉग्स जो होते हैं वो अपने ना चाहते हुए भी वो अपने पेट बन जाते हैं। तो हैबिट बनाओ कि जो भी आप वेजिटेबल और फ्रूट का कचरा डाल रहे हो, वेस्ट डाल रहे हो जो बायोडिग्रेडेबल है, वो उनको डालो, वो आके बाहर एक कॉर्नर पे डालो, तो उनकी भी हैबिट बनेगी कि वो वहाँ आके रोज़ देखेंगे कि आज डाला है कि नहीं डाला है। तो वो हैबिट बनाओ, तो वहाँ पे डालोगे तो आपको 2 डस्टबिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो चीज़ यूज़ में आ जाएगी। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक रैपर्स केयरलेसली ऑन रोड। किसी भी तरह के प्लास्टिक रैपर को आपको रोड पे नहीं फेंकना चाहिए। दीज आर अल्टीमेटली कैरीड टू सिटी सीवेज सिस्टम वेयर दे कॉज क्लॉगिंग। कहीं ना कहीं वो जाके हमारे ड्रेनेज सिस्टम में मिलेंगे। आप कुछ वेफर्स भी खा रहे हो तो उसका पैकेट आपको ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 4R प्रिंसिपल। 4R आपने शायद 7th स्टैंडर्ड में ये चीज़ मैंने पढ़ाई थी, या आपको किसी और मैम ने भी पढ़ाई हो। 4R's का मीनिंग होता है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। इन 4 चीज़ों को अपने जीवन में लेके आओ, अपनी लाइफ में। क्या लिखा है? रिड्यूस यानी जिन चीज़ों से पॉल्यूशन होता है, प्लास्टिक कैरी बैग उसको रिड्यूस कर दो, उसको यूज़ ही मत करो। रीयूज़ का मतलब प्लास्टिक कंटेनर अगर घर में आ जाता है, पिकल का कंटेनर आ गया या किसी अदर चीज़ का भर के उसके अंदर प्लास्टिक कंटेनर हमारे घर में आता है, तो हम उसको फेंकते नहीं है ना, हम उसको धो के साफ करके दूसरी चीज़ को भर के कवर करके उसको यूज़ कर सकते हैं। रिसाइकल का मीनिंग है जो चीज़ प्लास्टिक की है जिसको रिसाइकल करके बेच सकते हैं, वापस उसका रिसाइकल हो कोई नई चीज़ बन के आएगी। और रिकवर का मीनिंग है उसको रिकवर करना। और उसके बाद ये लेसन ख़त्म होता है। आपको जितने क्वेश्चन आंसर्स मिलते हैं आप बुक में फिलअप करना, टिक राइट, फिल इन द ब्लैंक्स, ये जो छोटे टाइप के क्वेश्चन है। वेरी शॉर्ट से लॉन्ग तक के क्वेश्चन आपको क्या करना है, जो नोट्स में हो गए हैं वो रिपीट नहीं करने, जो नोट्स में लिख दिए हैं तो वो उनको वापस नहीं लिखना है, उनके ऊपर क्वेश्चन नंबर डाल देना। और जो नहीं आए हैं वो तो आपको डेफिनेटली करने हैं। जब भी आपको नोटबुक मंगवाई जाएगी तब आपके वो सारे आंसर्स चेक किए जाएंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पॉलिटिकल साइंस का 2nd चैप्टर पढ़ रहे थे, सेक्युलरिज्म, जिसका मीनिंग मैंने आपको बताया था। क्या होता है सेक्युलरिज्म? पर्टिकुलर हम कहें तो धर्मनिरपेक्षता कह सकते हैं, जहाँ पर किसी पर्टिकुलर एक धर्म को नहीं मानकर सभी धर्मों में विश्वास किया जाता है, उसको हम सेक्युलरिज्म कह सकते हैं। एक वर्ड में आप इसको कहो तो हम कह सकते हैं सर्वधर्म समभाव, जहाँ पर सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार किया जाता है, सभी को मान्यता दी जाती है, उसको हम कहेंगे सेक्युलरिज्म। इसका फर्स्ट पैराग्राफ हम लोगों ने रीड कर लिया था। उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। इन दिस वेरी लाइन ऑफ डेवलपमेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव फ्रेम्ड देयर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टिपुलेटेड इफ दे चूज टू अलाउ द सिटीजन ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज, कल्चर, लैंग्वेजेस एंड रिलीजियस फेस टू लिव विथ इक्वल राइट्स और विथ डिफराइंग स्टेटस। अब इसके अंदर क्या दे रखा है कि आप लोगों के स्टिपुलेटेड का मतलब होता है निर्धारित करना। अब किसने निर्धारित कर रखा है? कंट्रीज इन द वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे ऐसे देश हैं, देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये निर्धारित कर रखा है, दे चूज टू अलाउ द सिटीजन ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़, अलग अलग समुदाय के लोग, अलग अलग कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन, इनको समान अधिकार के साथ अपना सकते कर सकते। जैसे अपने इंडिया में भी दे रखा है, हमको ये राइट्स दे रखा है। हम आप लोगों ने जब मतलब फर्स्ट लेसन पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन वाला, उसमें मैंने आपको ये राइट्स बताया था कल्चर एंड रिलीजन वाला, तो उसके अंदर क्या दे रखा था, हम किसी भी संस्कृति को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, हमको ये पूरी स्वतंत्रता दे रखी थी। किसके ऊपर डिपेंड करता है? अलग अलग कंट्रीज़ के जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने यहाँ के नागरिकों को कौन से राइट्स देने चाहते हैं और कौन से नहीं देने चाहते हैं। सम कंट्रीज चूसन अ स्ट्रक्चर वेयर रिलीजियस अफाइनिटी वॉज पारामाउंट फॉर द सिटीजन। यहाँ पर क्या दे रखा है? अफाइनिटी वॉज पारामाउंट। अफाइनिटी का मतलब होता है आत्मीयता के साथ, और पारामाउंट जिसको इम्पोर्टेंस दी जाती है, महत्वपूर्ण कह सकते हो। तो यहाँ पर पर्टिकुलर किसी रिलीजन को, किसी धर्म को इम्पोर्टेंस दी जाती है। कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि धर्म के अनुसार देश शासन करता है, जिसको धार्मिक शासन तंत्र कहा जाता है। As the majority of population of these countries adhere to a particular religion, the laws favor them and their
एन आर बेस्ड अगेंस्ट द माइनॉरिटीज। अब क्या दे रखा है कि कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि जहाँ पर जिस धर्म की मेजोरिटी होती है वहाँ पर उनको क्या उसी धर्म को माना जाता है, पर्टिकुलर उस क्षेत्र का वो क्या हो जाता है, धर्म हो जाता है। द लॉज फेवर देम एंड आर बेस्ड अगेंस्ट द माइनॉरिटी। और वहाँ पर हो सकता है कि कुछ ऐसे धर्म के लिए लोग रहते हो जिनकी संख्या कम होती है तो उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। Such a system of socio-political arrangement is called non-secular और theocratic। क्या दे रखा है, जहाँ पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है उसको हम जहाँ पर भेदभाव किया जाता है यानी कि पर्टिकुलर एक धर्म को माना जाता है उसको हम क्या कहेंगे, नॉन सेक्युलर और थियोक्रेटिक समाज कहेंगे। द अदर सिस्टम इन द वन विच अडॉप्ट अ पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशन आइडियोलॉजी विच अलाउ पीपल टू ऑल फैथ्स एंड रिलीजन टू लिव विथ इक्वल राइट्स। अब क्या दे रखा है, कुछ देशों में ऐसा होता है कि जहाँ पर सभी के साथ समान भेदभाव किया समानता अपनाई जाती है, इक्वल राइट्स, सभी को समान राइट्स दिए जाते हैं। दिस इज कॉल्ड सेक्युलरिज्म। उसको अपन क्या कहेंगे, सेक्युलरिज्म। दोनों डेफिनेशन आ गई है, जहाँ पर पर्टिकुलर किसी एक धर्म को इम्पोर्टेंस दी जाती है और माइनॉरिटी ग्रुप्स को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनके धर्म को नहीं माना जाता, उसको अपन कहेंगे नॉन सेक्युलर। और जहाँ पर सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाता है, सभी को बराबर राइट्स दिए जाते हैं, उसको अपन कहेंगे सेक्युलरिज्म। In this lesson, we shall dwell upon the various aspects of secularism in some details. अब फर्स्ट पॉइंट अपना आता है व्हाट इज सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म क्या है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बहुत छोटी सी एक वर्ड की डेफिनेशन बता रही हूँ। देखो आप लोगों की पिक्चर दे रखी है इधर साइड में, बहुत अच्छी पिक्चर दे रखी है जिसमें सभी धर्म के क्या बना रखे हैं, लोगो बना रखे हैं कि कौन कौन से लोगो होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप एक वर्ड में लिख सकते हो, इक्वलिटी ऑफ ऑल रिलीजन। क्या कहलाएगा, सेक्युलरिज्म। एक लाइन की डेफिनेशन है और सारे स्टूडेंट इसको इजीली लर्न कर सकते हैं। तो आप नोट्स जो बना रहे हो उसमें सेक्युलरिज्म की जो डेफिनेशन लिखोगे ऊपर इन्वर्टेड कोमा के अंदर पहले इस डेफिनेशन को लिखोगे, इक्वलिटी ऑफ ऑल रिलीजन। उसके बाद आप क्या लिखोगे, क्योंकि ये जो डेफिनेशन बता रखी है बहुत टफ है, आपके पॉइंट टू रिमेंबर दे रखे बुक में जहाँ पर लेसन फिनिश हो जाता है, उसका जो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है उसको आप मेंशन करना। वो जो डेफिनेशन दे रखी है बहुत इजी डेफिनेशन है। क्या दे रखी है उसके अंदर पॉइंट दे रखा है, सेक्युलरिज्म अलाउस पीपल ऑफ ऑल फेथ एंड रिलीजन टू लिव विथ इक्वल राइट्स। दे रखा है यहाँ पर सेक्युलरिज्म क्या है, सभी धर्मों के साथ सह अस्तित्व की और सभी धर्मों को समान मान्यता देना, समान राइट्स देना, ये क्या कहलाएगा, सेक्युलरिज्म। तो आप जब व्हाट इज सेक्युलरिज्म पॉइंट डालते हो तो उसको कैसे मेंशन करोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आप क्वेश्चन लिखते हो व्हाट इज सेक्युलरिज्म तो इसका आंसर में मेंशन करोगे सेक्युलरिज्म इक्वलिटी ऑफ ऑल रिलीजन, इसको आप इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखोगे। फिर नेक्स्ट लाइन से जो पॉइंट टू रिमेंबर की जो डेफिनेशन मैंने अभी बताई उसको आप मेंशन करोगे और उसी को लर्न करना। सेक्युलरिज्म का क्वेश्चन आता है तो आप उसी डेफिनेशन को उसके अंदर लिखना, बहुत ईजी रहेगी और आपको आसानी से लर्न भी हो जाएगी। अब देखो क्या होता है, इसके अंदर बता रखा है द ब्रिटिश राइटर G.J. Holyoake was the first to use the word secularism in 1851। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सेक्युलरिज्म जो वर्ड है उसका सबसे पहले यूज़ किसने किया था, तो किसने किया था, एक ब्रिटिश राइटर था G.J. Holyoake। और कब किया था, 1851 में किया था। तो इसको आप अंडरलाइन कर देना। The word was new but the general concept of free thought on which it was based। देखो क्या दे रखा है, ये वर्ड क्या था, नया था, but the general concept of free thought in which it is was based, यानी कि इसका कॉन्सेप्ट क्या था, फ्री रहना, had excited since ages, more specifically the early secular ideas involving the separation of philosophy and religion can be traced back in Ibn Rushd and in India the Upanishad talked to सर्वधर्म समभाव। अब देखो मैंने आप लोगों को बताया था सेक्युलरिज्म का आपको एक वर्ड में और मीनिंग चाहिए तो हम क्या लिख सकते हैं, सर्वधर्म समभाव। ये कब आया था, ये कहाँ पर लिखा हुआ है ऐसा, उपनिषद आपने सुना है ना, क्या होता है उपनिषद, गुरु के समीप बैठकर शिक्षा जहाँ पर प्राप्त की जाती है उसको अपन उपनिषद कहते हैं, टू नियर द सीट ऑफ गुरुज, ठीक है। तो उसी को अपन ये कहेंगे उपनिषद टॉक। उपनिषद में भी ऐसा बताया है सर्वधर्म समभाव। उसके बाद Holyoake invented the word secularism to describe his views of promoting a social order separate from religion without actively criticizing or condemning religious beliefs। देखो क्या दे रखा है, जो ये होलीयोग जो राइटर थे इन्होंने जब इस वर्ड को यूज़ में किया था तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए इन्होंने क्या यूज़ किया था, डिस्क्राइब हिज व्यूज़ ऑफ प्रमोट मतलब आगे बढ़ाना,
अ सोशल ऑर्डर सेपरेट फ्रॉम रिलीजन, सेपरेट फ्रॉम रिलीजन यानी कि धर्म से अलग करके, विदाउट एक्टिवली क्रिटिसाइजिंग, क्रिटिसाइजिंग का मतलब क्या होता, किसी के भी बारे में कोई समालोचना नहीं करना। क्रिटिसाइजिंग का मतलब होता है कि उसमें गुण दोष नहीं निकालना। क्रिटिसाइज करते हैं ना अपन क्लास में बच्चों को, कितनी बार तुम अपने फ्रेंड्स को क्रिटिसाइज करते हो, क्या होता है और क्या मतलब कि उनको कभी चिढ़ाते अपन करते हैं, तो क्रिटिसाइज नहीं करना। और कंडेमाइंग रिलीजियस बीफ, और सभी धर्मों के प्रति क्या रखना, विश्वास रखना। ये किसने कहा था, होलीओक ने कहा था। सेक्युलरिज्म इज अ मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म वॉज नॉट एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी, इट वॉज वन इंडिपेंडेंट ऑफ। देखो पहले क्या होता था, जब पहले की बात क्यों मैं तुमको अभी की बताऊं, जब ब्रिटिश लोगों का शासन था उस समय क्या होता था, ब्रिटिश लोग भारतीयों को क्या करते थे, ज़बरदस्ती क्रिश्चियन धर्म फॉलो करवाते थे। यानी कि ज़बरदस्ती उनके ऊपर किसी धर्म को लादा जाता था कि आपको ये धर्म फॉलो करना ही करना है, अगर आप इस धर्म को फॉलो नहीं करते हो तो उनको क्या करते थे, पीड़ित करते थे। अगर वो लोग उस धर्म को फॉलो कर देते थे तो उनको मोर बेनिफिट दिए जाते थे, जैसे उनको उनके पिता की संपत्ति में से संपत्ति मिलती थी, उसके अलावा उनको जॉब से दी जाती गवर्नमेंट, तो उनको लोभ दिया जाता था कि अगर आप इस धर्म को पालन छोड़ते हो और इस धर्म का पालन करते हो तो आपको ये सुविधा मिलेगी। तो यहाँ पर भी क्या दे रखा है, सेक्युलरिज्म जो सर्वधर्म संभाव की जो भावना है, धर्मनिरपेक्षता जो है, ये जो आर्ग्यूमेंट है क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट नहीं है। यानी कि पहले जो धर्म चलता था अभी भी चलता है, लेकिन अभी हम लोगों के ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है कि हम किसी पर्टिकुलर धर्म को फॉलो करें। हम जिस धर्म को मानना चाहते हैं हम उस धर्म को मानते हैं। तो ये क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट नहीं है, इट वॉज एन इंडिपेंडेंट, यह अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है। यानी कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं और कर सकते हैं। लेकिन ये जो यहाँ से आप अंडरलाइन करना, होलीओक इन्विटेड द वर्ड सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म को इन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया है, प्रमोटिंग अ सोशल ऑर्डर सेपरेट फ्रॉम रिलीजन विदाउट एक्टिवली क्रिटिसाइजिंग और कंडेमाइनिंग रिलीजियस बिलीफ। सेक्युलरिज्म इज अ मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट दैट हैज टू एसेंशियल फीचर्स। अब इसके दो फीचर्स दे रखे हैं, दो विशेषताएं दे रखी है। क्या होता है इसके अंदर, सेक्युलरिज्म के अंदर, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ये दोनों पॉइंट आप रीड कर लेना, और जो मैंने आज नोट्स बनाने के लिए कहा है उनको अच्छे से नोट्स के रूप में लिख देना। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। कल हमने वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ा था। आज देखिए विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। विशेष क्षेत्रीय प्रजाति का मतलब होता है विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतु। बच्चे भ्रमण करने के लिए गए थे प्रोफेसर अहमद के साथ में। बच्चे शीघ्र ही शांतिपूर्वक गहरे वन में प्रविष्ट हो गए। बच्चे एक विशालकाय गिलहरी को देखकर अचंभित रह गए। इस गिलहरी की एक लंबी फरदार पूंछ है। वे इसके विषय में जानने के लिए उत्सुक थे। माधव जी ने बताया कि इसे विशाल गिलहरी कहते हैं और यह यहाँ विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज है। बच्चे एक ऐसे क्षेत्र में पहुँच गए जहाँ पे बिल्कुल शांत वातावरण था। वहाँ पर उन्होंने एक बड़ी गिलहरी देखी। उसकी बहुत लंबी पूंछ थी, फरदार। तो और वो अचंभित हो गए कि इतनी बड़ी गिलहरी भी हो सकती है, जो हमने कभी नहीं देखा। हम हमारे यहाँ पर कभी इतनी बड़ी गिलहरी नहीं देख सकते। उन्होंने वहाँ पर वो इतनी बड़ी गिलहरी देखी। तो माधव जी ने बताया कि यह विशेष क्षेत्र पर पाई जाने वाली गिलहरी है, जिसको हम विशाल गिलहरी कहते हैं। यह बहुत बड़ी है, विशाल है और ये यहीं पाई जाती है। उसके अलावा ये इस जगह से कहीं और अन्य जगह नहीं पाई जाती है, इसलिए यह विशेष क्षेत्र स्पीसीज है। पौधे एवं जंतु, आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हो। मेन पॉइंट है कि एक विशाल क्षेत्रीय अचंभित, आप इसको नोट भी कर सकते हो। इतनी विशाल जो है गिलहरी, जो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। पौधे एवं जंतु की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है, उसे विशेष क्षेत्र स्पीसीज कहते हैं। परिभाषा नोट कर लीजिए। पौधे एवं जंतु की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है, उसको हम विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहते हैं।
विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज किसको कहेंगे हम? जो पौधे एवं जंतु की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती, कहीं और अन्य जगह नहीं पाई जाती। जैसे गिलहरी थी, वो उस विशेष क्षेत्र में पाई जा रही है, ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। ये किसी अन्य क्षेत्र के विशेष रूप में, प्राकृतिक रूप में नहीं पाई जाती है। किसी विशेष प्रकार का पौधा या जंतु किसी विशेष क्षेत्र, राज्य या देश की विशेष क्षेत्र हो सकती है, हो सकता है किसी राज्य में हो, किसी देश में हो, ठीक है ना। माधव जी ने पंचमढ़ी आरक्षित क्षेत्र में स्थित साल और जंगली आम, ये देखिए, ये जंगली आम का पौधा है, ठीक है ना। यह भी एक विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाला पौधा है। तो पंचमढ़ी क्षेत्र में यह पाया जाता है। पंचमढ़ी आरक्षित क्षेत्र में स्थित साल और जंगली आम। अच्छा, ये देखिए आप, विशाल गिलहरी, ये इस प्रकार की फरदार उसकी पूंछ है और इतनी बड़ी है, विशाल है, यह उस विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। अच्छा, हाँ, आरक्षित क्षेत्र में स्थित साल और जंगली आम के पेड़ को दिखाकर विशेष क्षेत्र वनस्पति जगत का उदाहरण दिया। अब विशेष क्षेत्र में कौन कौन से पाए जाते हैं? साल और जंगली आम। भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र के विशेष क्षेत्र प्राणी। ये विशाल गिलहरी है, ठीक है ना। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि इनकी आवास के नष्ट होने और बढ़ती हुई जनसंख्या और नई स्पीसीज के प्रवेश में विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के प्राकृतिक आवास पर प्रभाव पड़ सकता है, इसके अस्तित्व को खतरा भी हो सकता है। उन्होंने क्या बताया कि अगर जनसंख्या बढ़ रही है ना, तो उसके कारण इनकी स्पीसीज पर भी कुछ खतरा हो सकता है। स्पीसीज सजीवों की समष्टि का वह समूह है जो एक दूसरे के अंतर्गत अंतर्जनन करने में सक्षम होते। इसका अर्थ मतलब अंतर्जनन करने का मतलब है कि एक जाति के सदस्य केवल अपनी जाति के सदस्य के साथ ही, यानी कि वो समजाति है ना। एक जाति के सदस्य अपनी जाति के सदस्यों के साथ या अन्य सदस्यों के छोड़कर जनन संकट उत्पन्न कर सकते हैं। एक जाति के सदस्यों में सामान्य लक्षण पाए जाते हैं, यानी कि ये अंतर्जनन, ये है अपनी जाति के साथ ही जनन क्रिया कर सकती है, अन्य जाति के जंतुओं से जनन नहीं कर पाते। अब देखिए, वन्य प्राणी अभ्यारण्य। शीघ्र ही पहली ने एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा है पंचमढ़ी वन्य प्राणी अभ्यारण्य। वन्य प्राणी अभ्यारण्य के अंदर जीव जंतुओं को सुरक्षित रखा जाता है। इस लेसन के अंदर यही है कि जो पेड़ पौधे और जीव जंतु है उनको सुरक्षित स्थानों पर रखा जाता है, उनकी देखभाल की जाती है, उनको स्वतंत्र रहने के लिए छूट दी गई है। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि आरक्षित वनों की तरह कुछ ऐसे क्षेत्र जहां वन्य प्राणी यानी कि जंतु सुरक्षित संरक्षित रहते हैं, वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहते हैं। यानी कि आरक्षित वनों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र जहां वन्य प्राणी जीव जंतु सुरक्षित रहते हैं, वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहते हैं। माधव जी पुनः बताते हैं कि अभ्यारण्य वह स्थान है जहां प्राणियों और जंतुओं को मारना, शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्ण निषिद्ध और दंडनीय अपराध है। ये जो आरक्षित क्षेत्र जंतुओं और पेड़ पौधों के लिए है, यहां पर क्या करना, जंतुओं को मारना, शिकार करना, पकड़ना दंडनीय अपराध है। यहां पर आप किसी भी जंतु प्राणियों को मार नहीं सकते, उनका शिकार नहीं कर सकते, यह दंडनीय अपराध है। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट्स मैंने अंडरलाइन कर लिए, हाईलाइट कर लिया है, तो आप भी इन मेन पॉइंट्स को आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर सकते हैं। आगे देखिए, कुछ महत्वपूर्ण संकटापन्न वन्य जंतु जैसे काले हिरण, संकटापन्न जिनकी संख्या निरंतर कम हो रही है। काले हिरण, श्वेत आंखों वाली हिरण, श्वेत सफेद आंखों वाली हिरण, हाथी, सुनहरी बिल्ली,
गुलाबी सिर वाली बतख, घड़ियाल, कच्छ, मगरमच्छ, अजगर, गेंडा इत्यादि हमारे वन्य प्राणी अभ्यारण्यों में सुरक्षित व संरक्षित है। यह सभी जंतु जो है वो अभ्यारण्य के अंदर सुरक्षित रहते हैं। भारतीय अभ्यारण्यों में अनूठे दृश्य भूमि, बड़े समतल वन, पहाड़ी वन तथा बड़ी नदियां का डेल्टा की जाड़ी भूमि अथवा बुशलैंड है। यह अफसोस की बात है कि संरक्षित वन भी जीवों के लिए सुरक्षित नहीं है। जो क्षेत्र, जो स्थान इनके लिए चुने गए, उनको रहने के लिए दिया गया, वह भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इनके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग उनका अतिक्रमण करके उन्हें नष्ट कर रहे हैं। अब क्या कारण है? जो इनके आसपास लोग हैं वह क्या कर रहे हैं? अतिक्रमण। बच्चों को प्राणी उद्यान यानी कि चिड़ियाघर भ्रमण करने की याद ताज़ा करने के लिए कहो। यानी कि आप अगर कहीं घूमने गए हो चिड़ियाघर में या कहीं पर भी, तो आप देखते हैं कि उनको किस प्रकार रखा जाता है। तो आज हमने क्या पढ़ा था, एक बार वापस निगाह डाल दीजिए। विशेष क्षेत्र में रहने वाले जीव जंतु, विशेष क्षेत्र प्रजाति या स्पीसीज कहते हैं, जैसे विशाल गिलहरी जंतु हैं जो इस क्षेत्र में रहते हैं, साल और जंगली आम हैं जो भी इस क्षेत्र के अंदर पेड़ पौधे हैं। अंतर्जनन, जैसे एक जाति के सदस्य केवल अपनी जाति के सदस्यों के साथ या अन्य जाति के सदस्यों को छोड़कर जनन क्षम संतान उत्पन्न कर सकते, सिर्फ अपनी जाति के साथ ही जनन उत्पन्न कर सकते हैं। वन्य प्राणी अभ्यारण्य के बारे में पढ़ा था हमने। आरक्षित वनों की तरह कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां वन्य जीव जंतु को सुरक्षित संरक्षित रखा जाता है, रहते हैं, वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहते हैं। जहां पर प्राणियों और जंतुओं को मारना, शिकार करना, पकड़ना निषिद्ध यानी कि मना है और दंडनीय अपराध है। ऐसे ही कुछ जंतु इस वन्य आरक्षित क्षेत्र के अंदर रहते हैं, जिनके नाम काले हिरण, श्वेत आंखों वाली हिरण, हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाली बतख, घड़ियाल, कच्छ, मगरमच्छ, अजगर, गेंडा आदि। ठीक है ना। तो आप लोग जो मैंने आज ये हाईलाइट कर रखा है उनको एक बार पढ़ लेना। कल हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ठीक है ना। तो जो भी हाईलाइट कर रखे हैं पॉइंट वो अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर ले में और उनको याद कर ले में। गुड मॉर्निंग क्लास। आज अपन परिमेय संख्या का चैप्टर नंबर 1.2 हल करेंगे। ठीक है। कल अपन ने प्रश्नावली 1.1 के बारे में जो भी सवाल हल किए थे वो आप लोगों ने किए भी होंगे घर पे जाके, और आपको जो भी यहाँ पे सवाल दिए जा रहे हैं उनको आप घर पे जाके या घर पे बैठे बैठे वीडियो को देख करके हल करना है। ठीक है। अब प्रश्नावली 1.2 के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे रहा हूँ थोड़ी सी। अपन संख्या रेखा के बारे में बताता हूँ। संख्या रेखा के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था और एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि 1.2 के बारे में जो भी अपन चर्चा करेंगे वो संख्या रेखा के बारे में ही चर्चा होगी। ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि ये अपना जो सेंटर पॉइंट होता है संख्या रेखा का 0, और 0 के इधर जितनी भी संख्याएं होती है वो होती है प्लस की, और 0 के इधर जितनी भी संख्या होती है वो क्या होती है? माइनस की। ये आपको पता है। ठीक है। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित परिमेय संख्या होती है, यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। अनंत बोलो, अपरिमित बोलो। ठीक है। यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित संख्या होती है। ठीक है। अपन फिक्स नहीं कह सकते हैं कि 3 होती है, 4 होती है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। इसमें अंदर 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है। ठीक है। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं कि परिमेय संख्याओं को अपन संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। यानी बहुत सारी परिमेय संख्या है, उनको अपन संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, मैं एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा, कुछ भी नहीं करना, आपको समझना है खाली। देखो सबसे पहले बात करता हूँ, माना कि मैंने ले लिया यहाँ पे 4, क्या ले लिया? 4, और यहाँ पे मैंने ले लिया 6। अब इसके अंदर बताओ कि अंश बड़ा है या हर बड़ा है? क्या बड़ा है? अंश बड़ा है या हर? तो आपका यहाँ पे हर बड़ा है। क्या बड़ा है? हर। किससे बड़ा है? अंश से। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर हर बड़ा है अंश से, किससे? अंश से। वापस सुनना,
अगर हर अंश से बड़ा है तो जो संख्या है वह 0 या 1 के बीच में आएगी, प्लस की होगी तो 0 और 1 के बीच में आएगी, और माइनस की होगी तो 0 और -1 के बीच में आएगी। ठीक है, कब? जब अगर हर बड़ा है अंश छोटा है तो हमेशा ध्यान रखना, अगर प्लस की संख्या होगी तो क्या होगी? 0 और 1 के बीच में आएगी, माइनस की संख्या है तो 0 और -1 के बीच में आएगी। तो यहाँ पे देखो 4/6, यानी अब आपको पता होना चाहिए ये हर बड़ा है, अंश छोटा है। ठीक है, हर बड़ा है इसका मतलब ये संख्या प्लस की है और 0 और 1 के बीच में आएगी। और 0 और 1 के बीच में कैसे आएगी? देखो ये आपका क्या हो गया? सेंटर पॉइंट 0 और ये आपका सेंटर पॉइंट क्या हो गया? 1। अब ये संख्या 0 और 1 के बीच में ही आएगी। देखो इधर, अब मुझे बताओ टोटल कितने? 6। तो इस संख्या के 6 टुकड़े करने, 6 भाग करने। देखो ये यहाँ से यहाँ तो 1 टुकड़ा हो गया, सेम टू सेम। कितना टुकड़ा हो गया? ये 1 टुकड़ा, ये 2 टुकड़े, ये 3 टुकड़े, ये 4 टुकड़े, और ये 5 और 6 टुकड़े हो गए। देख गिनो, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा, 5 टुकड़ा और 6 टुकड़ा, हो गया 6 टुकड़े टोटल। अब 6 में कितने? हर अंश में कितने? 4। तो आपको यहाँ गिनने, यहाँ से गिनने, क्योंकि 0 से बड़ा है तो इधर से गिनना। 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4, 4 यहाँ आ रहा है तो अपना ये 4/6 यहाँ पे दर्शाएगा। आया समझे? क्लियर? वापस देखना, एक और एग्जाम्पल बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 5। हर बड़ा है, अंश छोटा है। यहाँ माइनस के ले लो, तो अपन को पता है कि हर बड़ा है यहाँ पे और अंश क्या है? छोटा। तो अपन को क्या करना है? यह संख्या माइनस की है, इसका मतलब यह संख्या 0 और -1 के बीच में आएगी। तो ये अपना हो गया 0 और ये हो गया माइनस का 1। अब हर में कितने? 5, यानी इस संख्या के कितने टुकड़े करने? 5। देखो इधर, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और 5। गिनो, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग और 5 भाग। अब 0 से बड़ी थी इधर, माइनस में तो इधर। गिनो कितने? 3 है ऊपर खंड, अंश में कितनी संख्या? 3 है, तो 1 2 3। यहाँ पे क्या लिखूंगा? -3/5। ये आया समझ में? कुछ भी नहीं करना है। हर बड़ा है तो क्या करना है? वह संख्या 0 और 1 के बीच में होगी, प्लस की संख्या होगी तो 0 1 के बीच में, माइनस की होगी तो 0 और -1 के बीच में। ये होगी बात नॉर्मल। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी। कुछ भी नहीं करना है। देखो इधर, अब जस्ट उल्टा, मान लो यहाँ लिख दिया मैंने 4 और यहाँ लिख दिया 3, उल्टा। अब अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो अंश बड़ा है और हर छोटा है तो अपन भाग नहीं देंगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा। अपन सबसे पहले क्या करेंगे कि इस हर का अंश में अपन क्या करेंगे? भाग लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? देखो इधर मैं बता देता हूँ। अंश कितना है? 4 और हर कितना है? 3। 3 का भाग लगा सकते हैं, नीचे से ऊपर आराम से लगा सकते हैं। 3 का भाग लगाता हूँ 4 में, तो 1 बार 3, कितने बचे? 1। देखो तो ये जो 1 भागफल आया वो यहाँ आ गया। देखो इधर 4/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1, और ये जो बच गया वो 1 ऊपर, और ये भाजक मैंने क्या लिखा? 1 सहित 1/3, 1 सहित 1/3। यानी यह जो संख्या है 1 से ज़्यादा है, यानी 1 से ज़्यादा है 1 और 2 के बीच में आएगा। अगर यहाँ ऐसा होता 2 सहित 3/4, 2 से ज़्यादा है, 2 से बड़ी है तो 2 और 3 के बीच में आता। मान लो यहाँ पे ऐसा आता 3 सही 1/5, 3 से ज़्यादा है तो यह क्या आता? 3 और 4 के बीच में आता। ठीक है, यहाँ जो संख्या है उससे बड़ी है, इसका मतलब वह उसके आगे वाली संख्या के बीच में आएगा। मान लो यहाँ 4 है और यहाँ 3/2 है, तो ये जो संख्या है वो 4 और 5 के बीच में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 सहित 1/2, यानी 1 से ज़्यादा है संख्या, तो ये संख्या जो है 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये संख्या 1 और 2 के बीच में आएगी। ठीक है, 1 और 2 के बीच में आएगी तो कुछ भी नहीं करना है, सिंपल तरीका है। आपको सबसे पहले आपको वही लाइन खींचनी है, कुछ भी नहीं करना है। ये तो हो गया 0
ये हो गया 1 और ये हो गया 2। अब ये संख्या 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब 1 और 2 के बीच में आएगी, यानी यहाँ पे आएगी और यहाँ पे आएगी। तो देखो यहाँ टोटल खंड ये तो एक पूरा पूरा हो गया, क्लियर। अब 1 से ज़्यादा है, यानी यहाँ से ज़्यादा है, तो यहाँ से ज़्यादा है, ये गिनो आगे वाला ये तो 1/3। यहाँ टोटल खंड कितने 3, तो इसको 3 भाग करो। ये हो गया 1 खंड, ये 2 खंड और ये 3 खंड बना हुआ है तीसरा। 1 2 3 खंड हो गए। अब 1 यहाँ से स्टार्ट करोगे, 1 2 3, तो यहाँ से 1 यहीं आ रहा है, ये यहाँ पकड़ो तो क्या आ गया 4/3। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल तरीका है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक और देख लीजिए, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 5 और यहाँ मैंने लिख दिया 2, या लिख दिया मैंने, सॉरी 5 मत लिखो, यहाँ पे लिखो 7 और यहाँ पे मैंने लिख दिए 3। क्या लिख दिए 7/3। देखो 7/3 को भी बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। 7/3 यानी इस 7 के अंदर मैं 3 का भाग लगाता हूँ। पहला काम 3 का भाग लगाऊंगा 2 बार, कितने बचे 6, 1 बच गया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार 6 आया, 7 में 6 गए तो 1। अब ये जो भागफल आया है 2 वो यहाँ पर, जो शेषफल बचा वो यहाँ पर और भाजक 3। ठीक है, अब मैं इसको दर्शा रहा हूँ। अब ये संख्या 2 से ज़्यादा है, दिख रही है 2 सही 1/3 यानी 2 से ज़्यादा है, तो ये 7/3 कहाँ आएगा 2 और 3 के बीच में। तो सीधी गणित ये बना दो, लाइन बना दी। ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2। अब बन गया। अब 2 से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है 1/3, तो यहाँ खंड कितने हैं 3 है, तो इस रेखा को क्या करना है 2 और 3 के बीच में आएगी संख्या, तो इस रेखा को 3 भागों में बांटना है। ये तो हो गया 1 भाग और ये हो गया 2 भाग और ये हो गया 3 भाग। 1 2 3 भाग हो गए और 3 में से 1 खंड और 3 में से 1 खंड। यहाँ देखो ये 2 पूरे हो गए, यहाँ शुरू करो 1 यहीं पे आएगा। यहाँ 2 होते तो यहाँ पे लिखते, यहाँ 3 होते तो यहाँ पे जाता, तो यहाँ पे क्या आया 2 से 1/3, यहाँ 2 यहीं पे आ रहा है, यहाँ पे गोला घुमा दो 7/3 यहाँ लिख दो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ये आज मैंने आपको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं इसके बारे में आपको मैंने जानकारी दी है। ठीक है, एक आधा सवाल आप हल करना घर पे बैठे बैठे, इसके एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। ठीक है, सवाल नंबर 1.2 का सवाल नंबर 1 देख लीजिए। 7/4, 7/4 दिख रहा है, पहले का पहला वही कंडीशन। इस 4 में पहला आपका काम 7 का भाग, 7 में भाग लगाओ 4 का, 4 एकम 4 एक बार, 3 बचे, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 1 बार जा रहा भाग, तो यहाँ पे 1 बार लिख दिया। 3 जो बचे वो ऊपर और जो भाग दिया है 4 वो नीचे। यानी ये 7/4 जो है वो संख्या 1 से ज़्यादा है, यानी 1 और 2 के बीच में आएंगे। तो सबसे पहले देखो इधर संख्या रेखा पे दर्शा रहा हूँ, ये तो हो गया 0, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। यानी ये जो संख्या है 7/4 वो 1 से ज़्यादा है। 1 से ज़्यादा है इसका मतलब ये संख्या किस में आएगा 7/4, 1 और 2 के बीच में। अब यहाँ टोटल खंड कितने 4 है देखो, तो ये हो गया 1 खंड, ये हो गया 2 खंड और ये हो गया 3 और 4, 1 2 3 4 बन गया 4 खंड टोटल। अब 4 में से 3/4, तो 3 ऊपर है, अंश में 3 है, गिनो यहाँ से 1 2 3, ये आ गया 7/4। ठीक है, इस तरह से आपको सवाल नंबर दूसरा माइनस का है वो करना है। बाकी अपन प्रश्नावली 1.2 के जो सवाल नंबर दूसरा तीसरा है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास। पिछली वीडियो में अपन ने पढ़ रहे थे कि हम किस तरह से जानते हैं, यानी कि प्रशासन किस प्रकार से तैयार करता है। तो उस समय ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था कि विभिन्न विभागों के लिए अलग अलग विभागों के लिए उन्होंने क्या करा, अलग अलग विभाग बना दिए थे। अलग अलग कक्ष, सॉरी विभागों के लिए अलग अलग उन्होंने कक्ष बनवा दिए थे। इसके अंदर क्या है कि सारे जो उनकी रिपोर्टें वगैरह होती थी, दस्तावेज होते थे, नियम कानून के निर्देश वगैरह जो होती थी, फाइलें वगैरह होती थी, उस विभाग से संबंधित उसको उन कक्षों के अंदर रखा जाता था। और उसी प्रकार से जैसे कि बहुत सारे महत्वपूर्ण भी दस्तावेज भी हुआ करते थे, तो उनको
भी वो क्या करते थे, उन कक्षों के अंदर रखवा दिया करते थे। और अभिलेखागार बनवा दिए उन्होंने। बहुत महत्वपूर्ण कानून की जो फाइलें हुआ करती थी, दस्तावेज थे, जैसे कि धार्मिक ग्रंथ हुआ करते थे बहुत सारे, है ना, ऐतिहासिक भी हुआ करते थे, किसी व्यक्ति के बारे में लिखे हुए थे, तो उनको उन्होंने क्या करा, अभिलेखों या कोई विशेष प्रकार के संस्थान बना दिए गए, उनके अंदर उनको रखा जाता था ये चीज़ें। और उन्होंने बाद में क्या करा कि बहुत सी ऐसी थी जिनकी प्रतिलिपियाँ भी बनाना, यानी कि उनकी नकल करवाना भी उन्होंने शुरू किया था। और 19वीं सदी जब शुरुआत हुई तो उन्होंने छपाई भी करवाई, जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस का उस समय प्रचलन हो गया था, तो उन्होंने क्या करा कि बहुत सी चीज़ों का उन्होंने छपाई करवा कर भी रख दिया था। फिर अपन अब आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक है अपना सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। सर्वेक्षण का मतलब है कि उस समय जो थे वो सर्वे के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण मानते थे सर्वे को, यानी कि हर जगह का पता लगाना, हर विषय के बारे में जानना, हर चीज़ के बारे में, हर जगह के बारे में, हर स्थान के बारे में, हर संस्कृति के बारे में, सभ्यता के बारे में, सबके बारे में स्टडी करना, यानी कि उसको पढ़ना, अध्ययन करना, ये ब्रिटिशर्स की आदत थी। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व अपना अगला टॉपिक है, यानी कि वो हर जगह का अध्ययन करते थे, किसी भी चीज को वो नहीं छोड़ते थे। जैसे औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण हो गया था। जैसे कि औपनिवेशिक शासन, अपन क्या थे, यानी कि अपन उनके अधीन हो गए थे। जैसे कि अपना भारत जो था अंग्रेजों के अधीन हो गया था ना, तो औपनिवेशिक कहलाए हम उनके। उस समय उन्होंने क्या करा था कि दौरान सर्वेक्षण का चलन महत्वपूर्ण कर दिया, यानी कि पूरे भारत का उन्होंने क्या करा था, सर्वे किया था। पूरे भारत के अंदर उन्होंने सर्वे किया था और उनको, अंग्रेजों को ये विश्वास था कि किसी भी देश को अच्छी तरह से चलाने के लिए उनको सही ढंग से जानना बहुत आवश्यक है, यानी कि उसके हर चीज़ के बारे में, हर जगह के बारे में, धर्म के बारे में, लोगों के बारे में, है ना, वहाँ की संस्थाओं के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में ना, उनके बारे में, गाँवों के बारे में, शहरों के बारे में, उनके पुराने इतिहास के बारे में, उनके बारे में सभी जानकारी वो करते थे। भारत में क्या है कि जैसे ब्रिटिशर्स दुनिया के हर देश में थे। भारत को यूं ही नहीं मानते अपन कि ये अंग्रेज जो थे वो भारत में ही आए थे, नहीं, इन्होंने हर देश का अध्ययन किया था। दुनिया में किसी भी देश को इन्होंने नहीं छोड़ा, विभिन्न जगह पर जा जाके इन्होंने हर लोगों से इन्होंने अध्ययन प्राप्त किया, वहाँ का इतिहास को इन्होंने जाना, बहुत सारा नॉलेज इन लोगों ने इकट्ठा किया था। क्योंकि जब आप किसी देश के अच्छे से जानोगे तो अपना ज्ञान बढ़ता है। अब उन्होंने क्या करा कि हर देश में जाकर के उनके स्थान के बारे में, उनके धर्मों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, उनके प्राचीन समय में क्या हुआ था उनके बारे में सारी जो ज्ञान था वो सारा नॉलेज उन लोगों ने ले लिया। अगर व्यक्ति का नॉलेज बढ़ता है, पास इतना ज्ञान है, वो नॉलेज अगर बढ़ता है तो हर व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। लेकिन नॉलेज इज पावरफुल, नॉलेज में इतना पावर होता है ज्ञान के अंदर कि वो हर चीज़ को हासिल कर सकता है। और ब्रिटिशर्स जो थे, अंग्रेजों में क्या था कि ये था कि जब इनके अंदर कोई गवर्नर जनरल बनता या कोई अंग्रेज अधिकारी पोस्टेड होता है, इनके उनको पोस्ट पर जाता है, तो उसको क्या है कि भारत के कलकत्ता यूनिवर्सिटी में उसको भेजा जाता था। यानी कि पोस्टेड होते ही उनकी नियम बना हुआ था कि वो उस यूनिवर्सिटी के अंदर जाएगा। वहाँ पर लगभग 2-3 वर्ष तक वो वहाँ रहा करता था, यानी कि जो भी गवर्नर हुआ करता था, अधिकारी थे, वहाँ जाते 2-3 वर्ष तक वहाँ पर रहते और वहाँ जाने के बाद वो इंडिया को पूरी तरह स्टडी करते, यानी कि भारत को क्या करते, पूरी तरह से पढ़ते, उनका ज्ञान ग्रहण करते। ठीक है, ये इसमें था। अब देखिए आगे बढ़ते हैं अपन। 19वीं सदी की शुरुआत में पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। 19वीं सदी की जब शुरुआत हुई तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, अंग्रेजों ने इसकी पूरे देश का यानी कि भारत का नक्शा तैयार करने के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी जगह पर बड़े भारत के कोने कोने का उन्होंने क्या करा था, सर्वे किया था। इनसे पहले ये अपने को ये मालूम नहीं था, इन्होंने नक्शा तैयार करा, उससे पहले अपने को ये मालूम नहीं था कि हमारे भारत का जो क्षेत्र है ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। और इन्होंने क्या करा कि नक्शा बनाने के बाद में इनको पता पड़ गया कि यहाँ पर इतने गांव है, यहाँ पर शहर है, ये ना, ये सारे इलाके इनको पता पड़ गए। इन्होंने क्या करा, उसमें राजस्व का सर्वेक्षण भी किया था कि लोगों से कर किस प्रकार से वसूल किया जा सके, इनका भी सर्वे किया था। 19वीं सदी की शुरुआत में पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गाँवों में राजस्व सर्वेक्षण किए। राजस्व सर्वेक्षण का मतलब है जैसे कि भाई किसान लोग हैं तो वो किस प्रकार से यानी कि कमाई करते हैं, वो किस प्रकार से पैसा कमाते हैं, उनके पास कितना पैसा आता है,
कौन व्यक्ति कितना कमा सकता है, उनसे अपन कितना कर वसूल कर सकते हैं। तो ये सारे उन्होंने सर्वे किया था। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, धरती की सतह का मतलब है कि जैसे कि उन्होंने गांव-गांव में जाकर पता किया कि ये जमीन जो है किस प्रकार की है, इसमें कितनी फसल पैदा होती है, कौन सा बीज यहाँ के लिए उपयुक्त रहता है, इस मिट्टी को किस प्रकार से या इस जगह को किस प्रकार से उपजाऊ बनाया जा सकता है ना, इनका सारा उन्होंने सर्वे किया था। मिट्टी की गुणवत्ता यानी कि मिट्टी कौन सी फसल के लिए उपयुक्त रहती है, उसको किस प्रकार से ज़्यादा उत्पादन किया जा सके, ये सारी चीज़ें। वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के, वहाँ मिलने वाली जितनी भी वनस्पतियाँ थी उनका भी उन्होंने अध्ययन किया कि कौन सी वनस्पति किसके लिए उपयुक्त रहती है ना, कौन सी जड़ी बूटियाँ किसके लिए, कौन सी औषधियाँ इनसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि वैद्य भी हुआ करते थे उस समय, है ना, इसके आयुर्वेदिक के वैद्य भी हुआ करते थे, तो उनसे भी उन्होंने सारी जानकारियाँ प्राप्त की थी कि भाई कौन सी दवाइयाँ किस समय काम आती है, कौन सी जड़ी बूटी किस औषधि में काम आती है ना, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने पढ़ी थी। कौन सा डॉक्टर जो है किस प्रकार से उसका इलाज करता है, जो भी जितनी भी चीज़ें थी उन्होंने उस समय पेड़ पौधों के बाद जीव जंतु तथा स्थानीय इतिहास और फसलों का पता लगाया जाता था। वहाँ के जीव जंतु जो थे, प्राणी जो मात्र थे, उन सबके बारे में उन्होंने अध्ययन किया था और सबके बारे में उन्होंने बारीकी से जानकारियाँ प्राप्त की थी कि वहाँ का इतिहास क्या है। जैसे कि पुरातात्विक स्थल थे, अलग अलग जगह पे अपने को क्या चीज़ें मिली है, पुराने अवशेष मिले थे, उनका भी उन्होंने जाना था। और पुराने जो इतिहास था, जैसे कि किस समय राजा महाराजा थे, उनका भी उन्होंने इतिहास पूरी तरह से पढ़ लिया था कि जैसे कि कोई राजा महाराजा थे, कोई राजा था कि कौन से राजा से उसके ज़्यादा बनती है, किस राजा से उसके नहीं बनती है, किस राजा के साथ उसका झगड़ा है, वो किसको हराना चाहता है, किसको क्षेत्र को अपने में मिलाना चाहता है। ये सारी जो जानकारियाँ थी वो सारी क्या इन्होंने ले ली थी और फिर इन्होंने अपनी सत्ता जमाई थी। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। अगर अपने को किसी के ऊपर उपनिवेश करना है, उसको अपने अधीन बनाना है किसी देश को, तो उस देश के बारे में जितनी भी जानकारियाँ हैं, उनके धर्म की हो, उनके जाति की हो, उनके समाज की हो, सभ्यता की हो, यानी पुराने समय की हो, ये सारी चीज़ें जानकारी अगर प्राप्त है, अपन जानते हैं, तो अपन उस देश पर शासन आसानी से कर सकते हैं। 19वीं सदी की आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी जाने लगी। 19वीं सदी के आखिर में यानी कि अंत में हर 10 साल के अंदर जनगणना शुरू हो गई थी, यानी कि लोगों की गिनती शुरू हो गई थी कि किस इलाके में कितने लोग हैं, पूरे देश की कितनी जनसंख्या है उसके बारे में, और कौन से प्रांत के अंदर कौन से धर्म के लोग रहते हैं, किस जाति के लोग कहाँ पर रहते हैं, है ना, इन सब के बारे में भी जानकारियाँ जानने लग गए थे। इसी प्रकार से देखिए उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा की जाती थी, यानी कि इलाकों के बारे में लोग क्या करते थे, कितने लोग वहाँ पर खेती करते हैं, कितने लोग वहाँ पर व्यापार करते हैं, कितने की जैसे कि छोटी छोटी उद्योग धंधे स्थापित कर रखे लोगों को, कौन लोग मजदूरी करता है ना, इन सब के बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त की थी। इकट्ठा करके फिर उन्होंने अपने देश पर शासन किया था। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, जैसे कि वनस्पति का उन्होंने सर्वे किया है, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, जानवरों के बारे में, यानी कि लोग इंसानों से लगा करके जानवरों के बारे में तक उन्होंने जानकारियाँ इकट्ठे की थी। पुरातात्विक सर्वेक्षण, यानी कि प्राचीन समय के अंदर जैसे सिंधु घाटी सभ्यता थी, पुरापाषाण युग में लोग किस प्रकार रहते थे, उन्होंने कौन कौन से हथियार बनाए थे, कौन से औजार बनाए थे, उन्होंने फसलें किस प्रकार से उगाना सीखा था, उन्होंने खेती करना कैसा सीखा, पशुपालन करना कैसे सीखा, कौन कौन सी चीज़ें मिली है, कौन से औजार मिले हैं, कौन से बर्तन मिले हैं, कौन कौन सी धातु उस समय निकली है, इन सब का भी उन्होंने अध्ययन किया था। मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण किया, वन सर्वेक्षण किया, जैसे कि उन्होंने वनों के बारे में भी पूरी जानकारी प्राप्त की थी, और भी कई प्रकार के उन्होंने सर्वे किए थे। यहाँ की कला क्या है, यहाँ के वेद्य क्या है, यानी कि वेद्य क्या करते थे, कौन कौन सी दवाइयाँ बनाते थे, वो कौन सी जड़ी बूटियों को काम में लेते थे, डॉक्टर्स किस प्रकार से इलाज करते थे, वो सारी चीज़ें इन्होंने जानकारियाँ प्राप्त कर ली थी। उसी प्रकार से इन्होंने मैथ्स के बारे में पढ़ा, इन्होंने साइंस के बारे में पढ़ा, इन्होंने विज्ञान के बारे में इन लोगों ने पढ़ा था। तो इस प्रकार से सारी जानकारियाँ इन लोगों ने प्राप्त की थी और सर्वे करके इन्होंने अपने देश को
राज किया, यानी कि अपने देश को अपने को अधीन बना करके इन लोगों ने पूरी तरह से राज किया था। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक आएगा अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता है, यानी कि जो जो रिकॉर्ड इन्होंने रख रखे थे इतिहासकारों ने उनको बहुत सी चीज़ें लिखी भी है, बहुत सी चीज़ों की नकलें उतारी है और बहुत सी चीज़ें ऐसी भी है कि उनके माध्यम से नहीं पढ़ा जा सकता है। उस समय के लोग क्या सोचते थे, ये जो चीज़ है इसको अपन कल देख लेंगे इसको, ठीक है ना, अगले वीडियो में। थैंक यू।